स्वागत है आपका मेरे चैनल मैथ क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम जो पेपर सॉल्व करेंगे वो है CU-CET का। ठीक है, वो पेपर है CU-CET का जिसमें मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, मैं आपको ये दो चीज़ें सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चंस हैं वो हैं 26 से लेकर 50 तक, 25 क्वेश्चंस हैं टोटल ये। और उसके अलावा जो लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन हैं वो हैं 76 से लेकर 100 तक, जो कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 25। मैं आपको इस वीडियो में 50 क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, ये जो एग्जाम कराता है वो कराता है NTA, जिसका इस सब्जेक्ट का नाम है, इस सब्जेक्ट का जो नेम है वो है कोड में दे रखा है, कोड के फॉर्म में वो है PGQP38। ठीक है, ये एग्जाम MBA के लिए होता है। ठीक है, ये एग्जाम MBA के लिए होता है, इसका कोड है PGQP38। ठीक है, तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन है इसका। पहला क्वेश्चन है द सम ऑफ फर्स्ट 45 नेचुरल नंबर इज। तो पहले 45 नेचुरल नंबर का सम कितना होगा? तो आपको नेचुरल नंबर आप सबको पता ही होंगे नॉर्मली नेचुरल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या है। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, और आपको ये तो पता ही होगा गिनती कभी भी खत्म नहीं होती है, तो ये इन्फिनिटी तक होते हैं। ठीक है, हमें क्या निकालना है? सम। सम मतलब ऐड, सम को बोलते हैं ऐड। ठीक है, सम को बोलते हैं एडिशन। हमें निकालना है फर्स्ट 45 नेचुरल नंबर का एडिशन। 45 नेचुरल नंबर स्टार्टिंग के 45 क्या होंगे? 1 + 2 + 3 + 4। तब ये कहाँ तक जाएंगे? इसी तरह से 45 तक जाएंगे। 45 तक हम इसे ऐड कर लेंगे, ये सम हो जाएगा। तो हमें ये बताना है ये कितना आएगा ऐड करके। तो नॉर्मली कितना आएगा ये? तो इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है इसका? फॉर्मूला होता है n + 1/2। तो n + 1/2। तो इसमें n क्या रखेंगे? हम n रखेंगे आखिरी वाला नंबर। हमारा आखिरी वाला नंबर कितना है? ठीक है, तो आखिरी वाला नंबर हमारा है 45। तो उसी तरह इसको भी रख देंगे यहाँ पर 45 + 1/2। तब ये हो जाएगा 45 × 46 हो जाएगा ये। ठीक है, /2। तो ये हो जाएगा 23। अब हमारा जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 45 × 23 = 135 आ जाएगा ये। ठीक है, तब हमारा आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छा, लेकिन ये फॉर्मूला 1 से ही स्टार्ट होना चाहिए। ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला तभी अप्लाई होगा, ये 1 से स्टार्ट होना चाहिए। लास्ट में ये कहाँ तक जाना चाहिए? 1 2 3 4 से चलना चाहिए। ठीक है ना। तो अब अगला क्वेश्चन इसका देखते हैं। तो हमारा 27 जो क्वेश्चन है वो है द सम ऑफ इवन नंबर बिटवीन 1 and 31। 1 से लेकर 31 तक इवन नंबर जितने भी हैं उनका हमें सम बताना है। ठीक है, तब इवन नंबर आपको पता होंगे इवन नंबर कौन से होते हैं। ठीक है, इवन नंबर होते हैं 2 4 6 8 10, इस तरह से होते हैं। ठीक है, जो नंबर 2 से डिवाइड होते हैं वो होते हैं इवन नंबर, ये आखिर तक चलते रहते हैं। ठीक है, 2 4 6 8 10 हमें क्या बताना है? सम बताना है, एडिशन बताना है। किसका? इवन नंबर का, जो कि 1 से लेके 31 के बीच में आ रहा है। तो 1 से लेकर 31 के बीच में हमारे कितने इवन नंबर आ रहे हैं? देखिएगा, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 8 आ रहा है। ठीक है, तब देखिएगा हमारे ये जो इवन नंबर है ये आ रहे हैं हमारे 1 से लेके 31 के बीच में इवन नंबर। तब कितने हैं टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कितने? 15 नंबर है ये टोटल नंबर है ये 15। तब हमें क्या निकालना है? इनका सम। तो सम का नॉर्मली फॉर्मूला क्या होता है? AP की सीरीज में सम का जो फॉर्मूला होता है SN का फॉर्मूला होता है। तो सम का फॉर्मूला होता है n/2 और ब्रैकेट में हम लिखते हैं इसको A + L, बस इतना। ठीक है, जो कि L है, ये L क्या है? L मतलब आखिरी वाला टर्म, L मतलब लास्ट टर्म। इसमें L लास्ट टर्म और A है जो, ये A है हमारा फर्स्ट टर्म, जो पहला टर्म है। फर्स्ट टर्म कितना है? 2 है, और आखिरी टर्म हमारा कितना है? L है। ठीक है, फर्स्ट टर्म 2 और आखिरी टर्म L, और N नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? 15। तो बस उसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे सारी वैल्यू और हमारा आंसर आ जाएगा। तब देखिएगा हमारे नंबर ऑफ टर्म है 15, ये जगह 15/2। उसी तरह से हमारे पास फर्स्ट टर्म, पहला टर्म कितना है? हमारे पास 2 है पहला टर्म, और आखिरी टर्म कितना है? हमारे पास 30 है, L। तब देखिएगा इसका आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा 15/2। इधर मल्टीप्लाई 30 और 2 कितना हो जाएगा? 32। तब इसको 2 से हम काट देंगे, ये 16 हो जाएगा। अब 15 × 16 कितना हो जाएगा? 15 15 225 होता है, तो 240 हो जाएगा ये। ठीक है, कितना हो जाएगा ये? इसका सम एडिशन कितना आ जाएगा? 240। तो हमारा ऑप्शन नंबर
3, ऑप्शन नंबर 3 ठीक हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये जो फॉर्मूला है S = n/2 a + l, ये यहाँ पर भी हम यूज कर सकते हैं। हम ये यहाँ पर इस क्वेश्चन में भी यूज करते हैं, इसको कर सकते हैं इस फॉर्मूले को। अगर हम इस क्वेश्चन में इसको फॉर्मूले को यूज करेंगे a + l, तब भी हमारा आंसर आ जाएगा। देखिएगा वही बनेगा, ये n/2 और ये हमारा फर्स्ट टर्म कितना है 1, इसमें फर्स्ट टर्म हमारा 1 है और आखिरी टर्म कितना है 45। ठीक है। और n नंबर ऑफ टर्म कितने हैं हमारे पास 45 है, 1 से लेकर 45 तक जो गिनती होगी उसमें 45 ही नंबर आएंगे, तो ये इन दोनों को ऐड करके 46/2। ठीक है। तो हम इस फॉर्मूले को यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, दोनों तरह से यूज कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 28 है 51 + 52 53, ये 100 तक है, ये किसके इक्वल होगा? तो देखिएगा ये 51 से हो रहा है स्टार्ट 52। ठीक है। और ये कहाँ तक चल रहा है 100 तक चल रहा है। अच्छा, ये 1 से तो स्टार्ट हुआ नहीं है कंटिन्यू, जो कि हम इसमें ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे n+1 वाला। ठीक है। n+1/2 वाला फॉर्मूला इसमें यूज नहीं हो सकता क्योंकि ये 1 से स्टार्ट हुआ नहीं है। ठीक है। तब हम इसमें देखिएगा कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, इसमें हम SN का फॉर्मूला नॉर्मली यूज करेंगे। तो SN का क्या हो जाएगा n/2 और a + l। ठीक है, सिंपल है ये n/2 a + l। तो n हमारे पास नंबर ऑफ टर्म कितने 51 से लेके 100 तक कितने नंबर ऑफ टर्म पढ़ रहे हैं 50 पढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ टर्म 50 पढ़ रहे हैं। सिंपल ही है, 51 से लेके 100 तक 50 होंगे, तो ये हो जाएगा 50/2। ठीक है। और a फर्स्ट टर्म हमारा कितना है, फर्स्ट टर्म है हमारा 51 और हमारा लास्ट टर्म कितना है, आखिरी टर्म है हमारा 100, आखिरी टर्म हमारा ये 100 आ गया। तब देखिएगा हमारा कितना हो जाएगा, ये से कट जाएगा, ये हो जाएगा 25, तो ये हो जाएगा 25, ये मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा, ये 151 मल्टीप्लाई होकर 151 होगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 कम 25 कैरी 2, 25 पंजे 125 और 2 27, तो कैरी रहेगा 12 और 25 कम 25 और 12 37, तो ये हो जाएगा 3775, मतलब ऑप्शन नंबर 4 इसका ठीक होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसका, देखिएगा अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 29। ये क्वेश्चन की आईडी दे रखी है साथ में। ठीक है। तो इस पे सही ऑप्शन पे 4 नंबर मिलेंगे और रॉन्ग ऑप्शन पे आपका 1 नंबर कट जाएगा। ठीक है। अब ये है हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 200 एंड 600 आर डिवाइडेड बाई 4 5 6, ऐसे कितने नंबर हैं जो 200 से लेके 600 के बीच में, बिटवीन पूछा है इसने। ठीक है। 200 से 600 के बीच में कितने नंबर हैं जो कि डिविजिबल हैं? 4 से भी वो नंबर जाने चाहिए, 5 से भी नंबर को डिवाइड होना चाहिए और 6 से भी। 4 से 5 से 6 से तीनों से ही जाना चाहिए, ये नहीं कि 1 से या 2 से जा रहा है, केवल तीनों से जाना चाहिए। तो इतने कौन कौन से नंबर? तो देखो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, नॉर्मली 4 5 और 6 का हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे, देखिएगा 2 दूनी 4, 2 पंजे 2 तीन 6। ठीक है। तब ये देखिएगा हमने एलसीएम इसका निकाल लिया, तो ये कितना हो जाएगा एलसीएम, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 तीन 60, तो कितना हो जाएगा 60। तो हमें ये क्या है, 60 एक ऐसा नंबर मिला है हमें, ये 60 एक ऐसा नंबर है जिसको हम 4 से 5 से 6 से तीनों से ही डिवाइड कर सकते हैं, ये तीनों से ही डिवाइड हो रहा है। ठीक है। तो ये 60 है, पर ये 200 के बीच में नहीं आ रहा है, ये 200 के बीच में नहीं आ रहा है। नंबर कहाँ आना चाहिए, 200 के बीच में आना चाहिए, 200 और 600 के बीच में आना चाहिए नंबर। तो 60 में हम कितने ऐड करेंगे, फिर से हम 60 में 60 ऐड कर देंगे, तब कितना हो जाएगा, ये 120। तो 120 भी ऐसा नंबर है जो 4 5 6 से डिवाइड होगा। ठीक है। जितने हम 60 60 ऐड करते रहेंगे वो सारे ही नंबर 4 5 6 से डिवाइड होते रहेंगे। ठीक है। तो 120 भी नहीं आ रहा 200 के बीच में, तो फिर से मैं 60 इसमें ऐड करूंगा, तब कितना होगा 180। 180 भी 200 के बीच में नहीं आ रहा है, फिर से मैं इसमें 60 ऐड करूंगा, तो ये हो जाएगा 240। अच्छा, 240 आ रहा है इसके बीच में, तो हमें जो पहला नंबर मिल जाएगा वो मिल जाएगा 240, जो कि 4 5 6 से डिवाइड हो रहा है और जो कि 200 और 600 के बीच में आ रहा है। आप इसको डिवाइड करके भी देख सकते हैं। ठीक है। 240 के बाद कौन सा नंबर होगा जो 200 और जो 4 5 6 से डिवाइड होगा, 240 में 60 ऐड कर दो, क्योंकि 60 इसका मेनली चल रहा है, तो 60 ऐड कर देंगे। 60 ऐड करने के बाद कितना हो जाएगा, ये 300 नंबर हो जाएगा। 300 के बाद कौन सा नंबर होगा, 360। 360 के बाद कौन सा होगा, 420। 420 के बाद कौन सा होगा, 480। और 480 के बाद कौन सा होगा, 540। 540 के बाद कौन सा होगा, 600। 540 के बाद कौन सा नंबर आएगा, 600। पर हम 600 इसमें नहीं लेंगे, हम इसमें 600 नहीं लेंगे, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है,
हमें पूछा है नंबर बिटवीन पूछा है, तो बिटवीन में हम 600 और 200 को पार्टिसिपेट नहीं कराएंगे। और 200 तो वैसे भी नहीं आ रहा है, 200 तो डिविजिबल ही नहीं है, तो 200 तो आएगा नहीं। लेकिन 600 डिविजिबल है 4 5 6 से, लेकिन 600 पूछा है, बिटवीन पूछा है, तब हम 600 को पार्टिसिपेट नहीं कराएंगे। हम कितने, इतने ही नंबर, तो हम काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6। तो 6 नंबर ऐसे हैं जो कि 4 5 6 से डिविजिबल हो रहा है 200 और 600 के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ एम्प्लॉयर पे ₹20 फॉर ईच डे। ठीक है, एक एम्प्लॉयर 20 रुपये पे कर रहा है ईच डे ऑफ वर्क। ठीक है, और एंड फॉरफिट ₹3 फॉर ईच डे ही इज आइडियल। ठीक है, एट द एंड ऑफ 60 डेज, 60 दिन के बाद अ वर्कर गेट्स 280 रुपये, वर्कर को 280 मिलते हैं 60 दिन के बाद। फॉर हाउ मैनी डेज डिड दी वर्कर रिमेन आइडियल, तो रिमेन आइडियल बताना है हमें। ठीक है, ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। एक वर्कर, एक एम्प्लॉयर है, एक वर्कर को वो 20 रुपये देता है जिस दिन वो काम करता है। ठीक है, वर्किंग डे में उसे 20 रुपये देता है। वहीं पर दूसरी ओर जिस दिन वो वर्कर काम नहीं करता है, जिस दिन वो खाली बैठता है, उस दिन उसको 3 रुपए का भुगतान करना पड़ता है। उस दिन उसे 3 रुपए का भुगतान करना पड़ता है। ठीक है, तो नॉर्मली देखिएगा हम इसे 2 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो वर्किंग डेज, और एक दूसरा कौन सा डेज, आइडियल डेज। ठीक है, जिस दिन वो खाली बैठ रहा है, तो आइडियल डेज। तो वर्किंग डेज को मैंने क्या मान लिया, एक्स, वर्किंग डेज को मैंने एक्स मान लिया, आइडियल डेज को मैंने वाई मान लिया। ठीक है, अब ये बोल रहा है इसमें कि वर्किंग डेज में उसे 20 रुपए का हर दिन मिलते हैं 20 रुपए, और जिस दिन वो खाली बैठता है उस दिन उसे 3 रुपए का पे करना पड़ता है, भुगतान करना पड़ता है। ठीक है, तो 60 दिन के बाद, अब ये बोला 60 दिन के बाद, एट द एंड ऑफ 60 दिन, तो 60 दिन मतलब जिस दिन उसने काम करा और जिस दिन उसने काम नहीं करा, दोनों मिला के कितने दिन होगा, 60 दिन। तो ये होगा 60 दिन। ठीक है, 60 दिन के बाद तो ये एक्स प्लस वाई हो जाएगा 60। अब दूसरी ओर एक और क्या कह रहा है, ये उसे 280 रुपये मिल रहे हैं। कितने, 280। तो 280 रुपये कैसे मिलेंगे, 20 रुपये की मल्टीप्लाई करूंगा मैं एक्स से, जिस दिन वो काम कर रहा है, और माइनस क्या हो रहा है, 3 मल्टीप्लाई बाई बाई, जिस दिन वो काम नहीं कर रहा है। यही होगी ना इक्वेशन इसकी, ये 280 है। ये कितना है, ये 280। ठीक है, जिस दिन वो काम कर रहा है उस दिन का 20x, और जिस दिन वो काम नहीं कर रहा है जिन दिनों में, उस दिन का माइनस का 3y कैंसिल हो जाएगा। तब इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 20x माइनस 3y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 280। अब इसको क्या करेंगे, ये इक्वेशन सेकंड बन गई, ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तब ये कितना हो जाएगा, 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 180। उसी तरह हम इस इक्वेशन को यहाँ पर पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगी 20x माइनस 3y इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, 280। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, इसमें डायरेक्टली ऐड कर देंगे, हम एलिमिनेशन मेथड नहीं लगाएंगे, डायरेक्टली ऐड। एलिमिनेशन मेथड ये भी है, लेकिन हम इसमें साइन चेंज नहीं करेंगे नीचे। ठीक है, डायरेक्ट ऐड कर देंगे, तभी हो जाएगा 23x, क्योंकि हमें ऐड करने में इजीली हो जाएगा। ये देखिएगा, ये कट जाएगा ऐड होने में, ये 3y और ये 3y, एक प्लस का एक माइनस का है। ठीक है, और ये हो जाएगा 280 और 180 कितना हो जाएगा, 460। ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 460 डिवाइड बाई 23, ये 23 इसके नीचे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये कितना गया, 20। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 20। उसने काम तो 20 दिन करा, काम कितने दिन करा, 20 दिन। ठीक है, अब ये बोला फॉर हाउ मेनी डेज डिड वर्कर रिमेन आइडियल, वो खाली कितने दिन बैठा है, हमें खाली वाले दिन बनाना है 22। तो 22 हम कहाँ से निकाल लेंगे, 22 हम यहाँ से निकाल लेंगे। देखिएगा, जब उसने x प्लस 22 कितना है, 60 है, x प्लस 22 है 60, तो x की वैल्यू हमारी 20 आ गई, तो 22 की कितनी आ जाएगी, 40 आ जाएगी सिंपली, क्योंकि ये 20 वहां पर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो हमारा y कितना हो जाएगा, 40। तो उसने कितने दिन वो खाली बैठा, 40 दिन वो खाली बैठा, तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो 31 है, क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा, 2 पेंसिल एंड 3 पेंसिल 86, 2 पेन और 3 पेंसिल 86 रुपए के हैं। उसी तरह से 4 पेन और 1 पेंसिल 112 रुपए के हैं। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेन एंड डेट ऑफ पेंसिल, तो पेन और पेंसिल की कॉस्ट बतानी। तो नॉर्मली देखिएगा, हम इसको क्या कर लेंगे, पेन्स को हम क्या मान लेंगे, पेन्स को हमने x मान लिया, उसी तरह से हमने पेंसिल को क्या मान लिया, पेंसिल्स को हमने y मान लिया। ठीक है, तो अब ये बोल रहा है कि 2 पेन, तो 2 पेन हो गए, ये 2x बन लो 2 पेन,
और 3 पेंसिल मिलाकर खरीदेंगे, 2 पेन और 3 पेंसिल, 3 पेंसिल मतलब 3 बाई कितने की रुपए की खरीदेंगे, 86 रुपए की पड़ी, ठीक है। उसी तरह ये दूसरी इक्वेशन में क्या कह रहा है, दूसरी इक्वेशन में बोल रहा है 4 पेन, तो ये 4 पेन हो गए, ठीक है, और 1 पेंसिल, ये 1 पेंसिल हो गई, ये कितने रुपए की पड़ी, ये पड़ी 112 रुपए की। अब हमें बताना है कि पेन और पेंसिल की कॉस्ट कितनी है, ठीक है। तब देखिएगा हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को, इस वाली इक्वेशन को 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, क्योंकि ये एलिमिनेशन मेथड में फिट हो जाएगी। कैसे होगी, 2 से मल्टीप्लाई जब हम इसमें करेंगे, हम इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगी 4x 6y, और ये हो जाएगा 2 छंग 12 और 2 अट्ठे 16 और 1 17, 172, ठीक है। इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से हम सॉल्व करेंगे। तब देखिएगा मैं इस इक्वेशन को उतारता हूँ पहले, 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 112, और इस इक्वेशन को उतारता हूँ अब, ये हो जाएगा 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 172। अच्छा अब देखिएगा इसमें नीचे क्या करेंगे, हम साइन चेंज कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे एलिमिनेशन मेथड में, ठीक है। तो साइन जब हम इसमें चेंज कर देंगे नीचे, तब ये 4x प्लस का, ये किसका, माइनस का, तो ये दोनों कट जाएंगे। ये देखिएगा y प्लस का, ये किसका, 6x माइनस का, तब ये क्या बचेगा, 5y बचेगा यहाँ पर। उसी तरह यहाँ पर देखिएगा ये 172 माइनस का, ये 112 प्लस का, तो ये माइनस का 60 बचेगा, ठीक है। तो माइनस से माइनस जाएगा कैंसिल, तो बाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, बाई इज इक्वल टू हो जाएगा 60/5, 5 इसके नीचे आ जाएगा, तब ये हो जाएगा बाई हमारा 12, ठीक है। तो बाई की वैल्यू आ जाएगी हमारी 12, मतलब हमारी पेंसिल कितनी आ गई, 12, पेंसिल हमारी 12 आ चुकी है। अब हमें क्या निकालना है, पेन, तो हम पेन के लिए हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, इस इक्वेशन में हम पेन पुट कर सकते हैं। तो देखो 4x प्लस बाई कितना आ गया, 12, ठीक है, बाई हमारा 12 आ गया, हमने बाई 12 लिख दिया, और इसके कितना आ जाएगा, 112, ठीक है। तो अब देखिएगा इसको, 4x इज इक्वल टू 112 माइनस 12, और 4x इज इक्वल टू कितना होगा, यह 100 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 100/4, तब ये कितना बचेगा, 25 बचेगा। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 25/12, ठीक है, हमारा आंसर आ जाएगा 25/12। तो 25/12 हमारा मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। ध्यान रखना इसमें 12-25 भी दे रखा है, तो कहीं आप ऐसा ना हो आंसर तो आपके 12-25 ही आए, लेकिन पहले पेन पूछा उसने, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेन, पहले पेन लिखा है फिर पेंसिल लिखा, तो पेन पहले हम देंगे आंसर में और पेंसिल, इसलिए ये वाला आंसर आप ध्यान से लगा करना, पता चले कि आपने आंसर तो ठीक निकाल लिया लेकिन वो ऑर्डर आप गलत कर आए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसका, देखिएगा, बाय हाउ मच इज 3/5 ऑफ 350, ठीक है, 3/5 350 का कितने ग्रेटर देन 4/7 ऑफ 210, जो 3/5 है 350 का, वो 4/7 210 के 4/7 से कितना ज्यादा है। तो देखिएगा 350 कितना 3/5 बोला है, तो ये इसको लिखता हूँ मैं 3/5, ठीक है। और उसी तरह बोला कितना ज्यादा है, ग्रेटर देन 4/7, 4/7 कितने, 210 का 4/7 से कितना ज्यादा, तो नॉर्मली हम इसको सॉल्व कर देते हैं, 5 7 35, तो ये हो जाएगा 7 3 21, तो ये हो जाएगा 210, ठीक है, ये हो जाएगा 210, और इसको हम करेंगे तो ये हो जाएगा 7 3 21, तो ये 4 3 12, ये हो जाएगा 120। तो ये 3/5 350 का और 4/7 से कितना ज्यादा है, देख लो आप कितना ज्यादा है, 120 और 220 के बीच में कितना अंतर है, कितना, 90 ज्यादा है, ये कितना ज्यादा है, 90 ग्रेटर है, ये वाला जो है ये 90 ग्रेटर है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 90। तो 90 इसमें है कहीं, ये 95 120 10, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस, हमारा ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दिस, 4 वाला, ठीक है। इसी था, बस नॉर्मली इसको इसी फॉर्म में लिखना था जो हमें दे रखा था, उसको बस उतारना था सीधा सीधा। अगला क्वेश्चन है 1/5 ऑफ अ नंबर, ठीक है, 1/5 ऑफ अ नंबर, किसी नंबर का 1/5, ठीक है, एक्सीड 1/7 ऑफ द सेम बाई 10, अच्छा, किसी नंबर का 1/5 1/5 उसका 1/7 से 10 ज्यादा है, मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, ये x है, इसका 1/5 1/5 अपने ही नंबर, एक सेकेंड, हाँ, इसका 1/5 इसी नंबर का 1/5 है, जो इसी नंबर के 1/7 से कितना ज्यादा है, 10 ज्यादा है, 1/7 से, तो ये 10 ज्यादा है, तो हम 10 इसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी फिर, ठीक है। तब ये हो जाएगा x/5 और ये हो जाएगा x/7
प्लस 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा x/5 माइनस x/7 इज इक्वल टू 10, इसका एलसीएम आ जाएगा 35। तो ये देखिएगा 7 पंजे 35 हो जाएगा, ये हो जाएगा 35x, और ये हो जाएगा 5 ही कम 5, नहीं सॉरी गलत हो गया, मैंने कैसे कर दिया ये, हाँ ये 5 7 35 7 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा 7x, और ये हो जाएगा 7 पंजे 35, ये 5 बार जाएगा तो ये हो जाएगा 5x, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10। तब ये 7x में से 5x गए, कितने बचे, 2x बचे। 2x इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाई 35, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 350। तो सिंगल x कितना हो जाएगा, 350/2, तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, और 2 पंजे 10, 175, 175। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 175 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये सारे ही क्वेश्चन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉमन सेंस वाले हैं ये सारे ही क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसका, फाइंड द एवरेज, हमें क्या निकालना है, एवरेज निकालना है, औसत, ऑल नंबर बिटवीन 6 एंड 34, 6 और 34 के जितने बीच में आ रहे हैं, विच आर डिविजिबल बाई 5, लेकिन वो 5 से डिविजिबल होने चाहिए। तो 6 से लेके 34 के बीच में जितने भी नंबर आ रहे हैं जो कि 5 से डिविजिबल होने चाहिए, तो कौन कौन से होंगे, पहला नंबर होगा 10 जो 5 से डिविजिबल है, फिर होगा 15, फिर होगा 20, फिर होगा 25, फिर होगा 30, कितना होगा 30, 35 नहीं ले सकते क्योंकि 34 के बीच में चाहिए हमें। तो ये हमें इतने नंबर का क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो हम इन नंबर को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। एवरेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, नॉर्मली ऐड तो ही करते हैं, हम इसको कर देंगे ऐड। तो अब ये नंबर देखो हैं कितने, 1 2 3 4 5, तो 5 से ही हम इसको भाग कर देंगे, वही एवरेज होता है हमारा। एवरेज तो हम उसको ही बोलते हैं ना, जितने नंबर को ऐड करो उतने से ही हम उसे भाग कर देते हैं। तब इसको ऐड कर लेते हैं, 30 और 25 55, 55 और 20 हो जाएगा 75, 75 और 15 हो जाएगा 90, 90 और 1, 90 और 10 हो जाएगा 100। तो 100/5 कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, ठीक है। 5 दूनी 10, 20 हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा 20। तो इसका एवरेज कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इसमें आपने एक चीज़ नोट करी होगी, इसमें आपको CUET में जो इसका एग्ज़ाम है आपका CUET का, तो इसमें आपने एक चीज़ नोट करी होगी, इसमें क्वेश्चंस जो आ रहे हैं वो सारे ही लेवल 1 के आ रहे हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं आ रहे हैं। सारे टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए, सारे टॉपिक से पूछे गए, लेकिन डीपली नहीं पूछा गया किसी भी टॉपिक से। तो इसमें आपने देखा होगा सारे ही लेवल 1 के आ रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा हार्ड लेवल नहीं है। तो अच्छा अगला क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3, एवरेज निकालना है फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3, 3 के स्टार्टिंग के 5 मल्टीपल के हमें वो निकालना है। तो पहला मल्टीपल हो जाएगा 3, दूसरा 6, तीसरा 9, चौथा 12, पाँचवा 15, हमें इनका एवरेज निकालना है फर्स्ट 5 मल्टीपल का। तो इसका एवरेज निकालेंगे, 3 + 6 + 9 + 12 + 15। अब इसको डिवाइड कितने से करेंगे, नंबर कितने हैं, ये 5 नंबर है, तो हम 5 से ही नीचे डिवाइड कर देंगे इसको, वही हमारा एवरेज हो जाएगा, वही हमारा एवरेज होगा। तो इसको ऐड कर देते हैं, 15 और 12 27, 27 और 9 हो जाएगा 36, 36 और 6 42 और 3 45। तो ये हो जाएगा 45/5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9, 5 × 45, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 ठीक हो जाएगा, ठीक है। एवरेज के तो नॉर्मली इजी ही होते हैं क्वेश्चन सारे, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 नंबर आर इन दी रेशियो, 3 नंबर रेशियो में, रेशियो क्या है इनका, 4:5:6, ये रेशियो है, एंड देयर एवरेज, और इनका जो एवरेज, हमें एवरेज कितना दे रखा है, हमें 25 दे रखा है। तो हमें लार्जेस्ट नंबर बताना, लार्जेस्ट नंबर क्या होगा। तो मैं इन नंबर्स को सारों को किस फॉर्म में लिख लेता हूँ, मैं इन नंबर्स को लिख लेता हूँ 4x, एक नंबर 4x हो गया, एक नंबर 5x हो गया, एक नंबर 6x हो गया। अब इनका एवरेज कितना है, 25। तो मैं इन सारे ही नंबर को ऐड कर दूंगा, तो 4x + 5x + 6x/, अब इसको डिवाइड कितने से करूंगा, 3 से, क्योंकि ऊपर कितने नंबर है, 3 नंबर है। तो और इनका एवरेज कितना रहा है, 25, यही तो एवरेज होता है हमारा यही निकल कर रहा है। तो ये देखो कितना हो जाएगा, 4 और 5 9 और 6 15, 15x/3 इज इक्वल टू 25, और 3 पंजे 15, ये 5x, तो ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 25।
तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 25 मतलब 5, x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 5 आ गई। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई, हमें क्या निकलना है, ग्रेटर नंबर निकालना है। तो हम इसमें x की वैल्यू 5 पुट करेंगे, तो 4 × 5 तो कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से इसमें करेंगे तभी हो जाएगा 25, और उसी तरह से इसमें 5 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 30। तो हमारा ग्रेटेस्ट लार्जेस्ट नंबर बताना है, तो लार्जेस्ट नंबर हमारा क्या है, 30। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ठीक हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 37 है, वो क्या है, द सम ऑफ टू नंबर इज 25 एंड देयर डिफरेंस इज 13। ठीक है, तो सम ऑफ टू नंबर, मैंने टू नंबर मान लिए, तो एक मैंने मान लिया x और एक मान लिया मैंने y। ठीक है, तो ये बोला सम मतलब एडिशन, दो नंबर का एडिशन कितना है, 25 है, और दो नंबर का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है इसका x माइनस वाई कितना दे रखा है, 13। ठीक है, सम मतलब एडिशन, डिफरेंस मतलब माइनस, तो इन दोनों का डिफरेंस ये दे रखा है 13। तो अब हमें बताना है फाइंड देयर प्रोडक्ट बताना है। तो प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है, प्रोडक्ट का मतलब होता है x की मल्टीप्लाई बाई से कर दो, पहले नंबर की मल्टीप्लाई बाई दूसरे नंबर से कर दो, ये हो जाएगा इनका प्रोडक्ट। तो हमें पहले x और y की वैल्यू पता होना चाहिए, तब हम प्रोडक्ट निकाल लेंगे इजीली। तो इन दोनों को हम एलिमिनेशन मेथड से इजीली कर लेंगे। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 13। तो नॉर्मली हम इसमें देखिए ऐड कर लेते हैं, हमें इसमें साइन चेंज करने की नीचे ज़रूरत ही नहीं है। तो ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2x, और ये बाई और प्लस का वाई है तब ये 0 हो जाएगा, बिल्कुल ही ये 0 हो जाएगा, बाई और माइनस का वाई और प्लस का वाई, और 35 सर ये हो जाएगा 38। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 38, और ये 2 से हम इसको काट देंगे तब ये बचेगा 19। तो x हमारा कितना आ जाएगा, 19। ठीक है, x हमारा 19 आ जाएगा। अब हम x को 19 रख देंगे किसी भी इक्वेशन में, हमारा y आ जाएगा। मैं x 19 इसमें रख देता हूँ, ठीक है, इस इक्वेशन में रख देता हूँ, तो ये हो जाएगा 19 प्लस y इज इक्वल टू 25। मैंने x की वैल्यू इस इक्वेशन में रख दी, इस वाली इक्वेशन में। ठीक है, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस 19, तो 25 में से 19 जगह कितना बचेगा, 6। तो y की वैल्यू मेरे पास 6 आ गई और x की वैल्यू 19, तो मैं यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। 19 मल्टीप्लाई 6, ये इसका प्रोडक्ट आ जाएगा। तो 19 मल्टीप्लाई 6 कितना हो जाएगा, 19 छक 114, 19 छक 114। तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, इफ 15% ऑफ 40 का 15%, ठीक है, 40 का 15% इज ग्रेटर देन 25% ऑफ अन नंबर, कोई भी नंबर है उसके 25% से ज्यादा है बाई दो ज्यादा है। तो मतलब हम देख लेते हैं इसका मीनिंग क्या है। मीनिंग है इसका 40 का जो 15% है, 40 का ये 15% हो गया, ये है जो, ये क्या है, ये है जो, ये किसी भी नंबर के, x नंबर मान लिया मैंने, उसके 25% से, ये x नंबर का 25% हो गया, दो ज्यादा है, मतलब ये दो ज्यादा है, ये ग्रेटर है। तो अगर मैं दो इसमें ऐड कर लूं तो मेरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी मेरी इक्वेशन। अगर मैं दो इसमें ऐड कर लूं, दोनों तरफ बराबर चीज हो जाएगी। तब देखिएगा इसको सॉल्व करेंगे, 0 से तो 0 चले जाएगा, और 2 से 2 पंजे 10, और 2 दूनी 4, और 5 तियां 15। ठीक है, 5 तियां 15, तो कितना हो जाएगा, इधर 6 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 25 चौक 100, तो ये हो जाएगा x/4, और ये हो जाएगा +2। तो इस 2 को यहाँ पर जाके हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 6 - 2 इज इक्वल टू x/4। तो ये कितना हो जाएगा, 6 में से 2 जाएगा 4, और ये बचेगा x - 4। तो ये 4 यहाँ पर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 4 × 4 बराबर x, तो 4 4 जा 16। तो हमारे पास नंबर क्या आ जाएगा, हमारा 16। तो 16 ऐसा नंबर है, देन द नंबर है, हमें क्या बताना था नंबर, तो नंबर क्या है, 16 है। ठीक है, 16 का जो 25% निकलेगा, 16 का 25% 4 हो जाएगा, तो वो 40 के 15% से, और 40 का 15% कितना है, 6, तो उससे 2 तो ज्यादा है, तो 2 तो ऐड करना ही पड़ेगा, सिंपली यही था हमारा क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन है सब्ट्रैक्टिंग 40% ऑफ अ नंबर फ्रॉम द नंबर। 40% किसी नंबर का माइनस करना है हमें उसी नंबर में से, तो हमें रिजल्ट कितना मिल रहा है, 30। देखो एक नंबर है ये x, ठीक है, इसमें से हमें माइनस करना है कितना, इसी का ही 40%, इसी का ही 40%, ये हो जाएगा 40% इसका, ये
तो हमें रिजल्ट कितना मिल रहा है 30, सिंपली ये दे रखा है हमें, ठीक है। तो सिंपली ये दे रखा है, तो ये क्या करेंगे हम, नॉर्मली इसको 0 मत हटाओ, इसको डायरेक्ट ही कर देते हैं हम। तो ये नहीं, चलो 0 हटा ही देते हैं, 2 पंजे 10 और 2 नहीं, तब ये हो जाएगा x माइनस 2/5x इज इक्वल टू 30। तो ये इधर हो जाएगा 5x माइनस 2x और ये 5x इधर चला जाएगा। चलो यहीं पर रहने देते हैं, नेक्स्ट स्टेप में कर देंगे, कहीं ऐसा ना हो थोड़ा अंडरस्टैंड ना कर पाओ। तो ये 5x में से 2x चला जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3x। तो ये हो जाएगा 3x/5 इज इक्वल टू 30। तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई बाई 5। ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 5 3 15 150। तब ये 3 से पूरा काट देंगे हम इसको, ये बचेगा 50। तो हमारे पास x की वैल्यू फाइनली कितनी आ गई 50। तो हमारा जो नंबर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 50। तो 50 एक ऐसा नंबर है जिसका 40% उसमें से माइनस करोगे तो हमें कितना मिलेगा 30 मिलेगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 इसका ठीक हो जाएगा, सही है। सारे ही क्वेश्चन लेवल 1 के हैं इसमें, ये तो है, ठीक है, कोई ज़्यादा इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, द नंबर विच एक्सीड 16% ऑफ इट बाई 42। एक नंबर है जो कि एक्सीड है 16% ऑफ इट बाई 42। एक नंबर अपने से ही 16% ज़्यादा है बाई 42, पिछले वाले की तरह बिल्कुल सेम कंडीशन है। ये है एक नंबर, ठीक है, एक नंबर अपने ही नंबर से कितना ज़्यादा है, अपने नंबर के 16% से 42 ज़्यादा है। तो ये 42 बस उस कंडीशन में क्या हमें दे रखा था, पिछले वाले क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा था, पिछले वाले क्वेश्चन में हमें माइनस के फॉर्म में दे रखा था ये रिजल्ट वगैरह। इसमें बस उसने लैंग्वेज चेंज कर दी है, लेकिन बात वही है, अगर मैं इसको पीछे ले जाऊंगा तब ये माइनस ही होगा, है ना। अगर मैं इस पूरे को इधर उठा के ले जाऊंगा तो ये मेनली माइनस ही होगा, है ना। तो बात एक ही है इसमें भी। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 4 25 और ये हो जाएगा 4 चौक 16, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4x/25 प्लस 42। इसको हम उठा के पूरा यहाँ पर लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 4x/25 इज इक्वल टू, यहाँ पर 42 बचेगा तो ये हो जाएगा 25 x माइनस 4x/25 इज इक्वल टू 42। तब ये हो जाएगा 25 में से 4x जाएगा, ये बचेगा 21x इज इक्वल टू 42 मल्टीप्लाई बाई 25। तब ये देखिएगा कितना आ जाएगा, आएगा कितना, हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, हम ये 21 को नीचे भेज देंगे। तो 21 2 जा तो 25 दूनी 50, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 आ जाएगी, ठीक है। तो हमारा नंबर कितना हो जाएगा 50, ठीक है, वो भी नंबर 50 ही होगा। पिछले का भी आंसर भी शायद 50 ही आ जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, ये सारे क्वेश्चन आपको समझ आ रहे होंगे। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 क्वेश्चन है, अ मैन बाय अ साइकिल ऑफ ₹1400। एक आदमी ने 1400 में एक साइकिल खरीदी और उसको सेल कर दिया 15% लॉस पे उसे सेल कर दिया। तो व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द साइकिल। तो साइकिल का सेलिंग प्राइस बताना है। तो मान लो 1400 रुपए की उसने खरीदी, उसने क्या करा 15% लॉस पे सेल कर दिया। तो 15% निकाल लेता हूँ पहले इसका मैं। तो 15 × 45 कितना हो जाएगा 210, ठीक है। 14 × 15 कितना हो जाएगा 210 हो जाएगा। तो 210 का उसे लॉस हुआ तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा। तो 1400 में से मैं क्या कर देता हूँ 210 को माइनस कर देता हूँ, कितना बचेगा 0 9 एंड 3 में से 2 गया 1 एंड 1 1190, ठीक है 1190। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 ठीक हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा इसका इजी था ये वाला, तो बहुत ही ज़्यादा सारा ये मतलब नॉर्मली ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी था इससे पिछले वाला। अगला क्वेश्चन है, बेना कमोडिटी इज सोल्ड फॉर ₹34.8। एक कमोडिटी को इन्होंने बेचा है, कितने रुपए में बेचा है 34.80 रुपए में बेचा। तो देयर इज अ लॉस इन 2%, तब उन्हें लॉस हो गया 2% का लॉस हुआ। लॉस परसेंट कितना हुआ, इतने पर बेचने पर, इन्होंने इतने का बेचा इसे, तब इन्हें 2% का लॉस हुआ। तो व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस, उसका हमें कॉस्ट प्राइस बताना है कि वो था कितने का। तो नॉर्मली मान लीजिए वो था X रुपए का था, वो था X रुपए का।
तो उसे इन्होंने क्या करा, 2% लॉस में बेचा। तो 2% लॉस इसका कितना हो जाएगा, एक्स का 2%, एक्स का 2% ये होगा। तो कितने का बिका वो, 34.80 रुपये का बिका, 34.80 पैसे का बिका। ठीक है, 34 रुपये 80 पैसे का बिका। हमने क्या करा, 2% लॉस में बिका, तो 2% लॉस उसका माइनस कर दिया मेन अमाउंट में से। उसका जो अमाउंट माना हमने, कॉस्ट प्राइस जो हमने उसका माना, कॉस्ट प्राइस हमने उसका एक्स मान लिया कि वो एक्स रुपये का था। तो एक्स रुपये का 2% का लॉस दिखा दिया हमने, तो 2% लॉस माइनस कर दिया, तो इतना रुपये का हुआ वो। ठीक है, तब हमें क्या बताना है, हमें उसका कॉस्ट प्राइस बताना है। तो कॉस्ट प्राइस एक्स मतलब एक्स की वैल्यू बताना है। तब देखिएगा क्या हो जाएगा इसमें, ये हो जाएगा एक्स माइनस 2x/100 हो जाएगा, ये इज इक्वल टू ये हो जाएगा 34.80। अच्छा, हम क्या करेंगे इसमें, इसको काटेंगे नहीं, इसको डायरेक्ट कर लेंगे। तब ये हो जाएगा 100x माइनस 2x, क्योंकि उससे इजी हो जाएगा, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी हो जाएगी बस इसकी। तो ये हो जाएगा 3480। तब ये हो जाएगा 100 में से 2 गया, कितना हो जाएगा 98x, ये 98x हो जाएगा। ये हो जाएगा 34.80 मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये हो जाएगा 98x इज इक्वल टू, इसकी जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये पॉइंट 2 प्लेस उधर हो जाएगा, तब ये 8 है इधर, 8 है इधर। ठीक है, इधर 8 है, तब ये हो जाएगा 3480 हो जाएगा ये। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3480 डिवाइडेड बाई 98। इसको डिवाइड करेंगे, ये जाएगा 2 से कितने बार जाएगा, 49 बार जाएगा, और ये 2 से कितने बार जाएगा, 1740 बार जाएगा। ठीक है, अब ये शायद नहीं जा रहा। अब इसको हम नॉर्मली ऐसे करके कर ले रहे हैं सॉल्व। नॉर्मली जो पुराना, जो बचपन में सबसे छोटे पर जो हमने सॉल्यूशन सीखा था, हम उससे करेंगे। तो 49 से कितने बार जाएगा, 49 3 जा कितना हो जाएगा, 49 3 जा हो जाएगा 147, 49 3 जा 147। तब इसमें कितना बचेगा, 7 and 2 27। फिर एक ही हम 0 इसको उतार लेंगे। अब कितने बार जाएगा, अब जाएगा ये 49 5 जा कितना जाएगा, 245। ठीक है, तब ये 5 कर लेंगे हम, 5, और ये हो जाएगा 6 में से 4 का 2, 25 बचेगा। ठीक है, अब पॉइंट लगा के हम क्या कर देंगे, एक 0 बढ़ा देंगे। अच्छा, हम इसको आगे भी सॉल्व करेंगे, 5 बार जाएगा ये, आगे भी कितने बार जाएगा 5। लेकिन हम इसको यहीं छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारे जो ऑप्शंस हैं इसमें 26 दे रखा है, 43 दे रखा है, 43 दे रखा है। एक ही ऑप्शन दिख रहा है जिसमें 35 के बाद पॉइंट कुछ दे रखा है। तो हमारा ऑप्शन मतलब 4 ही सही होना चाहिए। तो हम इसको आगे सॉल्व नहीं भी करेंगे। यहाँ जब यहाँ पर ये हमें 3 मिला फर्स्ट टाइम में, हम उससे भी आंसर इसका दे सकते थे नॉर्मली ऑप्शन को देख के, क्योंकि ऑप्शन इसके काफ़ी सारे इजी दे रखे हैं। ठीक है, तो हम उससे भी आंसर दे सकते हैं। बाकी हम इसको पूरा भी सॉल्व करके दे सकते हैं आंसर, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ प्लॉट इज सोल्ड फॉर ₹18,700। ठीक है, 18,700 रुपये का एक प्लॉट बिक गया। तो उसके ऑनर को लॉस हो गया 15% का, उसके ऑनर को लॉस हो गया। तो उसको कितने प्राइस पे बेचना चाहिए था, जो कि उसके ऑनर को 15% का गेन, ठीक है, एडवांटेज हो जाता। तो देखो, अगर नॉर्मली देखें कि उसका जो कॉस्ट प्राइस है, पिछले वाले क्वेश्चन में जो हमने कॉस्ट प्राइस लगाया था, इस वाले क्वेश्चन में देखिएगा, इसका जो नॉर्मली कॉस्ट प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस था इसका। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस जो हमने लगाया था उसी में से लेस कर दिया था, तो हमारे पास ये आया था। तो यही वाला कॉन्सेप्ट लगेगा सेम इसमें भी, इस क्वेश्चन में भी हमारे सेम यही कॉन्सेप्ट लगेगा। तब देखिएगा इसका कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस हमने एक्स मान लिया, तो कॉस्ट प्राइस में से क्या हुआ, 15% का इनको लॉस हो गया। ये हो गया 15% का लॉस। तब इनका जो प्लॉट है वो कितने का बिका, 18,700 का बिका, जब इन्हें इतने का लॉस हुआ। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। तब ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 5 से जाएगा ये 20 बार, और ये जाएगा 3 बार। तब इसको सॉल्व कर देंगे, ये हो जाएगा 20x माइनस 3x बाई 20 इज इक्वल टू 18700। ठीक है, तब ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 17x इज इक्वल टू 18700। ये वाला 20 यहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा ये वाला 20। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 18700 मल्टीप्लाई बाई 20 डिवाइडेड बाई, इसको कितने से कर देंगे हम, 17 से कर देंगे डिवाइड। ठीक है,
70 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 17 बन जाए 17, और ये इसमें बन के 17 बन जाए 17 फिर से हो जाएगा। यहाँ पर कितने जीरो बच जाएंगे? 2। ठीक है, यहाँ पर कितने जीरो हो जाएंगे? 2, तो ये हो जाएगा 1100। फिर इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तभी कितना हो जाएगा? 22, और आगे की तो मतलब 22,000। उससे 22,000 रुपये का वो प्लॉट है, इसका कॉस्ट प्राइस है ये 22,000। ठीक है, अब हम इस प्लॉट को, ये 22,000 का प्लॉट है इनका, 22,000 का इनका ये प्लॉट है, तो इसको हम कितने रुपए में बेचें जो कि हमें 15% का प्रॉफिट हो? तो देखो ये हो जाएगा हमारा, हम इसका पहले 15% निकाल लेंगे, हम इसका 15% निकाल लेंगे, तो 15% इसका क्या हो जाएगा? 15% इसका 0 से 0 चला जाएगा, तो इसकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे 220 मल्टीप्लाई वही 15, तब देखिए कितना आ जाएगा? 0, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 और 3300 रुपये का उन्हें क्या होगा? फायदा। पर वो बिकना कितने का चाहिए उसने ये पूछा है, तो 3300 हम इसमें ऐड कर देंगे, 22,000 में हम 3300 ऐड कर देंगे, तब हमें क्या पता चल जाएगा कि अगर इतने का ये बेचेंगे अपना प्लॉट, अगर ये इतने रुपए का बेचेंगे अपना प्लॉट, 25,300 रुपये का बेचेंगे, तब इन्हें 15% का गेन हो जाएगा। कितने का गेन हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन नंबर इसका थर्ड सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस इज 4 and 5, द प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? तो देखो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस का जो रेशियो है और जो सेलिंग प्राइस का जो रेशियो है वो कितना है? 4:5 है। तो हमें बताना है प्रॉफिट परसेंट क्या होगी। तो नॉर्मली इसका सबसे सिंपल है, तो हमने कॉस्ट प्राइस क्या मान लिया? 4x मान लिया। उसी तरह से हमने सेलिंग प्राइस क्या मान लिया? 5x में मान लिया। ठीक है, अब हमें क्या बताना है? हमें बताना है इसमें प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट हम कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं एसपी माइनस सीपी अपॉन एसपी मल्टीप्लाई बाई 100, ये इसका नॉर्मली फॉर्मूला होता है। तो सेलिंग प्राइस कितना है हमारा? 5x, कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा? 4x, और हमारे पास सेलिंग प्राइस कितना है? 5x मल्टीप्लाई बाई 100। तो हमारी ये क्या आ जाएगी? ये आ जाएगी हमारी परसेंट। तो हमारी देखिएगा परसेंट कितनी आएगी? 4x में से 5x में से 4x गया, ऊपर बचेगा x, नीचे बचेगा 5x, और ये मल्टीप्लाई बाई 100 हो जाएगा। x से x चला जाएगा तो ये बचेगा 1/5 मल्टीप्लाई बाई 100, तो 5 से जाएगा 20 टाइम्स। ये तब कितनी हो जाएगी हमारी सेलिंग प्राइस? कितनी हो जाएगी? सेलिंग परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज हमारी कितनी हो जाएगी? 20%। हमारा ऑप्शन नंबर इसका सेकंड ठीक हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा 20%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, A does a work in 10 days, B does a same work in 15 days, तो how many days will they together work? अच्छा, जो A काम कर रहा है, A जो काम कर रहा है वो कितने दिन में कर रहा है? A कर रहा है 10 दिन में काम, और उसी काम को B कितने दिन में कर रहा है? उसी काम को B जो कर रहा है वो 15 दिन में कर रहा है। मतलब B इज वीक, मतलब B को काम करने में प्रॉब्लम हो रही है या उतना काम नहीं कर पा रहा है। ठीक है, A जिस काम को 10 दिन में कर रहा है, B को उस काम को करने में 15 दिन लग रहे हैं। या तो फिर ये बहुत ज्यादा चालाक बंदा है जो कि 15 दिन में कर रहा है, क्योंकि इसका काम बना रहेगा तो इसको पैसे मिलते रहेंगे, है ना। तो हमें बताना है अगर ये दोनों मिलकर काम करेंगे तब ये कितने दिन में काम कंप्लीट कर लेंगे। तो देखो इसका सिंपल है, ए का वनडे वर्क, ए का जो वनडे वर्क निकलेगा वो कितना आ जाएगा? ए का वनडे वर्क हो जाएगा 1/10। उसी तरह से बी का वनडे वर्क क्या हो जाएगा? बी का वनडे वर्क हो जाएगा 1/15। ठीक है, तब ए और बी साथ में काम करेंगे तो ए और बी का वनडे वर्क क्या हो जाएगा? ए और बी का वनडे वर्क हो जाएगा 1/10 + 1/15, तो ये हो जाएगा इनका वनडे वर्क। तब इसका एलसीएम कितना जाएगा? 30, तो ये 10 से 3 बार जा रहा है तो 3 लिख देंगे, और ये 15 से 2 बार जा रहा है तो ये 2 लिख देंगे यहाँ पर। तब ये हो जाएगा 5/30, तब ये कितना बचेगा? 1/6। तो हमारा ए प्लस बी का, ए का और बी अगर ये साथ में काम कर रहे हैं तो ये एक दिन में जितना काम करेंगे, एक दिन में कितना काम करेंगे? 1/6 काम करेंगे। तो ये एक दिन में 1/6 काम करेंगे तो ये टोटल काम कितने दिन में करेंगे? इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तब ये कितना आएगा? 6 डेज। तो ये पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? 6 दिन में कंप्लीट कर देंगे पूरा वर्क। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड ठीक हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर जो 46 है वो हमारा क्या है, द डिफरेंस बिटवीन लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ अ रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल का जो डिफरेंस है लेंथ और ब्रीथ का वो कितना है, 23 मीटर है, और उसका जो पेरीमीटर है वो कितना है, तो 206 मीटर है। तो हमें उसका एरिया बताना है। एरिया क्या हुआ, तो देखिएगा ये रेक्टेंगल हमारा क्या होता है, रेक्टेंगल ऐसे बनता है हमारा रेक्टेंगल ऐसे बड़ा बुरा बना, ये बड़ा बुरा बना। मैं इसको बिल्कुल एक्यूरेट बनाऊंगा। तो इसको एक्यूरेट हम कैसे बनाएंगे, देखिएगा हम इसको एक्यूरेट ऐसे बनाएंगे। ये बिल्कुल एक्यूरेट बना है ना, ये बिल्कुल एक्यूरेट बन गया है। तब हमसे क्या पूछ रहा है, ये हमसे पूछ रहा है कि एक रेक्टेंगल का जो लेंथ और ब्रीथ, तो ये तो मान ली मैंने लेंथ, तो लेंथ को मैंने x मान लिया, मैंने लेंथ को x मान लिया, और ये ब्रीथ को मैंने y मान लिया, ठीक है, ब्रीथ को मैंने y। तो ये x है तो ये भी x होगी, सिंपली ये भी x होगी, और ये y है तो ये भी y होगी, दोनों बराबर ही होती हैं, ठीक है। तो उसमें बोल रहा है लेंथ और ब्रीथ का जो डिफरेंस है, तो लेंथ और ब्रीथ, तो लेंथ में से ब्रीथ माइनस करते हैं, लेंथ माइनस ब्रीथ कितना है, 23 मीटर बोल रहा है, ये 23 मीटर है, ठीक है। और उसके बाद बोला पेरीमीटर कितना है उसका, 206। तो पेरीमीटर आप लोग जानते होंगे, पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है पूरी फिगर का एडिशन। पूरी फिगर की जो लेंथ है उसको ऐड कर लो। पूरी फिगर की लेंथ क्या है, x है, फिर कितनी है, y है, फिर कितनी है, फिर से x है, फिर क्या है, फिर से y है ना, फिर से y है। तो इसको सबको ऐड कर दो, तो कितना है, ये 2 बार x है और 2 बार y है, ठीक है, 2 बार x है तो ये 2 बार y है, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y, ठीक है। तो इसको हम और शॉर्ट में क्या लिख लेते हैं, 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो ये लिख देते हैं x प्लस वाई। कितनी बता रहा है ये, पेरीमीटर कितना बता रहा है, 206। तो पेरीमीटर बता रहा है 206, तो इसका पेरीमीटर ये आ जाएगा, ठीक है। तो x प्लस वाई, तो ये 206 से ये इतना चला जाएगा, तो ये 103। तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा, 103। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगी, और ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। तो अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे हम, एक दूसरे के नीचे रख देंगे, एलिमिनेशन मेथड कर देंगे। तो ये x प्लस वाई कितना हो जाएगा, x प्लस वाई 103 दे रखा है, और x माइनस वाई 23 दे रखा है। और आपको एरिया तो पता ही होगा रेक्टेंगल का, एरिया तो क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, x मल्टीप्लाई वाई होता है एरिया का फॉर्मूला। तब ये निकाल लेंगे हम। तो हम इसको क्या करेंगे, नॉर्मली हम इसको ऐड कर ले रहे हैं, हमें नीचे साइन करने की जरूरत, साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा 2x, और ये कितना हो जाएगा, बाई माइनस का और प्लस का बाई जब ऐड होगा तब कितना आता है, हमें 0 मिलता है। अब इसको ऐड कर लेंगे तब ये कितना मिलेगा, 126। तब ये x इज इक्वल टू हो जाएगा 126 डिवाइड बाई 2। तो 2 6 जा 2 3 जा, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 63। तो हमें x 63 तो मिल गया, x 63 तो मिल गया, हमें चाहिए बाई। तो बाई हम कहाँ से निकालेंगे, बाई को हम इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, इस वाली इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं बाई की वैल्यू, x की वैल्यू। तो कितनी हो जाएगी ये वाली इक्वेशन में, 63 प्लस बाई इज इक्वल टू 103, सही है। तो बाई इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, बाई इज इक्वल टू हो जाएगी 103 माइनस 63। तब बाई की वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 का 0 और ये 4, तो ये कितना आ जाएगा 40, मतलब 40। तब इसका एरिया कितना आ जाएगा, एरिया आ जाएगा हमारा 4 3 12, ये 0 रहेगा, 0 हो जाएगा ये, ठीक है, ये 0, 4 3 12 और 4 6 24 और 1 25, मतलब हमारा एरिया आ जाएगा 25 मतलब 2520 मीटर स्क्वायर। तब देखते हैं कौन सा है, हमारा ऑप्शन नंबर 4 मैच कर रहा है, ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर 4 मैच कर रहा है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इजी था, इसमें हमें केवल एक्स वाई निकालना था। इस तरह का क्वेश्चन पीछे भी आ चुका है ना, इस तरह का क्वेश्चन पीछे भी आ चुका है। अगला है द कैपेसिटी ऑफ अ टैंक ऑफ डायमेंशन कितनी है। अच्छा, एक टैंक है जिसकी डायमेंशन कितनी है, 8 मीटर। तो टैंक आप जान रहे हैं ना क्या है, ये टैंक किस तरह का होगा, टैंक होगा जो ये टैंक होगा, ये टैंक इस तरह का है, इस तरह का, किस तरह का, जो हम बचपन में फिगर्स बनाते थे। क्या फिगर्स बनाते थे, देखिएगा इस तरह से हम बनाते थे, इस तरह से ये जो बनाते थे हम कॉपी पर, ये है टैंक, ठीक है, ये टैंक है, ये इसका मान लो बेस है, ये नीचे का है इसका बेस, ये इसका नीचे का बेस है टैंक का, सही है, ये इस टैंक का नीचे का बेस है, सही है। ये इसका ऊपर का टॉप है, मैं ऊपर का टॉप दिखा दे रहा हूँ, तभी क्या होगा ना फिगर में ना आपको थोड़ा डिफरेंट वो नहीं होगा,
पहचानने में ना थोड़ी दिक्कत नहीं होगी अगर ये बना दे रहा हूँ मैं। ये इसका टॉप है, ठीक है, ये इसकी साइड वाली है, चारों तरफ की साइड की दीवार है, ठीक है। तब मैंने इसका टॉप और बॉटम देखिएगा आपको बता दिया, ठीक है। तब इसमें देखा कैपेसिटी ऑफ टैंक, डायमेंशन कितनी है इसकी 8 मीटर, डायमेंशन 8 मीटर लेंथ है, और ये जो चौड़ाई है इसकी ये है 6 मीटर, चौड़ाई है इसकी 6 मीटर, और 2.5 मीटर इसकी हाइट है, 2.5 मीटर इसकी हाइट है। तो इसकी कैपेसिटी बताना। अब कैपेसिटी तो समझ ही गए होंगे हमें क्या निकालना है इसमें। कैपेसिटी क्या होती है? कैपेसिटी का मतलब होता है उसके अंदर कितना आ रहा है। एक नॉर्मली एक बाल्टी है, बाल्टी में हम पानी भरते हैं, तो एक बाल्टी की कैपेसिटी होती है कि हाँ यहाँ तक बस इसमें पूरा आएगा, इससे ऊपर हम नहीं भर सकते क्योंकि पानी फिर गिरने लगेगा इससे ऊपर, है ना। तो वही कैपेसिटी बताने की उसके अंदर कितना। इसके टैंक है तो टैंक के अंदर नॉर्मली पानी या फिर ऑयल ही रखेंगे हम, है ना, कुछ लिक्विड चीज ही रखेंगे, सही है। तो उस टैंक के अंदर कितना, तो हमें इसमें नॉर्मली क्या निकालना पड़ेगा, इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम तो ये होता है कैपेसिटी, वॉल्यूम और कैपेसिटी एक ही बात होती है। तो इसका वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रीथ मल्टीप्लाई बाई हाइट, ये होता है इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला। तब इसकी लेंथ ब्रीथ हाइट कितनी है, 8 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 2.5, ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 6 48 मल्टीप्लाई बाई 2.5, और 2.5 से इसके करेंगे तब ये आ जाएगा 0, और ये हो जाएगा 120, और एक के बाद पॉइंट, तब इसका कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा, ठीक है। इसका वॉल्यूम कितना आएगा 120 मीटर क्यूब, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 120। ओ अच्छा, इसमें आंसर लीटर में दे रखा है, आंसर किस में दे रखा है, लीटर में। हमारा आंसर क्या है, मीटर क्यूब। तो आपको मैं बता दूं, एक मीटर क्यूब में जो होता है वो क्या होता है, 1000 लीटर होते हैं। एक मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। तब हमारा आंसर क्या हो जाएगा 120 मल्टीप्लाई बाई, एक मीटर क्यूब हम इसको रिमूव कर रहे हैं, तब हम इसकी जगह कितना ले रहे हैं 1000 लीटर ले रहे हैं। तब हमारा आंसर क्या हो जाएगा 120 के आगे कितने जीरो हो जाएंगे, 3 जीरो, मतलब टोटल कितने जीरो हो जाएंगे, 4 जीरो हो जाएंगे। एक सेकेंड, नोटिफिकेशन हटाइएगा इसको, हाँ। तो इसका हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1,20,000 लीटर, ठीक है। 1,20,000 लीटर आंसर आ जाएगा हमारा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, एक सेकंड, ये नोटिफिकेशन आ जा रहे हैं बार बार, मैं एक सेकंड रुकिएगा, इसको बंद करता हूँ, 1 मिनट। हाँ, BI की तरफ से था नोटिफिकेशन, था जो BI की तरफ से था, ठीक है। तो इसका कितना आ जाएगा हमारा आंसर 1,20,000 लीटर। तब हमारा ऑप्शन नंबर 4 ठीक हो जाएगा, ठीक है। कहीं जल्दी में लीटर और मीटर चेक कर लेना है हुआ, ठीक है, आंसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, नेक्स्ट है ये 48 होगा, एक सेकंड रुकिएगा मैं चेक कर लूँ, ये उसका आया नहीं है, हाँ ये 47 है, तो ये वाला 48 होगा, ठीक है। तो फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ 10 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर ब्रिक मतलब ईंट। हम ईंट बना दी हमने, ये हमने ईंट बना दी। ईंट ऐसी होती है ना, ईंट ऐसी होती है, ऐसी तो नहीं होती है, अभी तो ये नहीं हुई है, ईंट ऐसी होती है, ठीक है। ये हो गई हमारे पास ईंट। इसका हमें सरफेस एरिया निकालना है। तो इसकी जो लंबाई चौड़ाई वगैरह क्या है, लंबाई चौड़ाई है ये है इसकी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। उसी तरह से चौड़ाई जो इसकी है वो है 4, और इसकी ऊंचाई कितनी है 3 सेंटीमीटर। तो हमें ब्रिक्स का एरिया बताना है। तो नॉर्मली ब्रिक्स किस शेप में, क्यूबाइड शेप में। ब्रिक्स किस शेप में, ब्रिक्स जो शेप है क्यूबाइड, और क्यूबाइड का एरिया क्या होता है, जो क्यूबाइड का सरफेस एरिया क्या होता है, क्यूबाइड का सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड क्या होता है 2LB प्लस BH प्लस HL, यही होता है ना। तब हम इसको निकाल देंगे। 2L हमारा कितना है, L है 10, लेंथ 10 है, ब्रीथ कितनी है 4, उसी तरह से ब्रीथ कितनी है हमारी 4, और हाइट कितनी है, हाइट है हमारी 3, ठीक है। उसी तरह से हमारी हाइट कितनी है 3, और लेंथ कितनी है 10, तभी आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो 2, तभी हो जाएगा 10 चौक 40, 4 3 12, और ये हो जाएगा 3 9 30, ठीक है। तब हमारा आंसर आ जाएगा 40 और 30 70 और 12 82। तब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, 164 सेंटीमीटर स्क्वायर, 164 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका आ जाएगा 164 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा। स्क्वायर सेंटीमीटर इन्होंने लिखा है, इन्होंने लगा के नहीं दिखाया है, सेंटीमीटर स्क्वायर को इन्होंने लगा के नहीं दिखाया है, इन्होंने लिखा है स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले ही बताया था। इसमें
क्वेश्चन नंबर 49 क्वेश्चन नंबर है, द एरिया ऑफ बेस ऑफ रेक्टेंगुलर टैंक के बेस का एरिया कितना है? 6500 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर कंटेनिंग इज इट इन 2.4 क्यूबिक मीटर, और उसके अंदर वाटर जितना आ रहा है वो रहा है 2.6 मीटर क्यूब में आ रहा है, ठीक है। द डेप्थ ऑफ वाटर टैंक, तो हमें उस टैंक की डेप्थ बतानी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम देखिएगा टैंक, आप जो लोग जान ही गए होंगे कि रेक्टेंगुलर टैंक बोल रहा है वो, ठीक है। तब देखिएगा ये हो गया रेक्टेंगुलर टैंक, ठीक है। अब क्या बोल रहा है इसमें कि रेक्टेंगुलर टैंक का जो बेस का एरिया है, तो बेस का एरिया ये कितना बोल रहा है? तो बेस ये है, ठीक है, बेस है ये नीचे वाला बेस है, ये रेक्टेंगुलर टैंक है, ठीक है। ये पानी का भी हो सकता है, ये ऑयल का भी हो सकता है, ठीक है। इसका एरिया कितना बोल रहा है ये 650, तो इसको मैं इधर ले लेता हूँ 6500 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और वहीं पर उसका जो वॉल्यूम ऑफ वाटर कंटेनिंग, जितना हम इसमें वाटर भर सकते हैं पूरे में, तो वाटर हम कितना भर सकते हैं? इसका वॉल्यूम कितना है? इसका कैपेसिटी बोलते हैं इसको, ठीक है। वॉल्यूम कितना है? 2.6 मीटर क्यूबिक मीटर दे रखा है, ठीक है। तो वॉल्यूम इसका इतना हो गया, ठीक है। और एरिया इसका कितना हो गया? सरफेस का ये हो गया, ठीक है। तब हमें क्या बताना है? डेप्थ ऑफ वाटर की डेप्थ, मतलब ये इसकी हाइट कितनी होगी टैंक की। डेप्थ ऑफ वाटर, जितना टैंक गहरा होगा उतना ही पानी भर सकते हैं हम उसमें, ठीक है, सिंपली। तब देखिएगा सिंपल है बिल्कुल। वॉल्यूम का क्या होता है? एरिया। वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है? लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, ये होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला। और लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट हमें कितना दे रखा है? वॉल्यूम 2.6 मीटर क्यूब दे रखा है हमें, है ना। और ये देखिएगा ये होती है हमारी लेंथ, ये पीछे भी इस तरह का क्वेश्चन आया था अभी। और ये होती है हमारी ब्रीथ, इस तरह का नहीं, मतलब इससे थोड़ा रिलेटेड आया था ये ब्रीथ। तो लेंथ की मल्टीप्लाई जब मैं ब्रीथ से करूंगा तब मेरा क्या आएगा? ये तो ये हमारा क्या है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ दे रखा है ये। तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ मैं इसमें रख देता हूँ, इसकी जगह पर लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ की जगह मैं कितना रखूंगा? ये तो ये कितना है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ का ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है, ठीक है। और मल्टीप्लाई एच तो रहेगा ही, ठीक है। ये डेप्थ ऑफ टैंक की है, तो ये हो जाएगा 2.6 मीटर क्यूब, ठीक है। अब देखिएगा हम क्या करेंगे, ये एच को हम यहाँ लिखते हैं, बाकी 2.6 मीटर क्यूब को हम यहाँ लिखेंगे, और ये 6500 सेंटीमीटर स्क्वायर इसको हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अब देखिएगा, आप सिंपली देखिएगा, ये मीटर में, ये सेंटीमीटर में, लेकिन ये क्या होना चाहिए? दोनों चीज़ें क्या होना चाहिए? सेम यूनिट में होना चाहिए, ठीक है। दोनों ही चीज़ें सेम यूनिट में होनी चाहिए। तब हम क्या करेंगे, ये जो ऊपर वाली जो चीज़ है इसको हम क्या कर देंगे? सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे, ठीक है। इस चीज़ को हम सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे। तो सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए मीटर से जब हम सेंटीमीटर में जाते हैं तब हम 100 से चेंज करते हैं। कितना? 100 से हम मल्टीप्लाई करते हैं मीटर में, तब वो सेंटीमीटर में आ जाता है। जब हम 1 मीटर में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, ठीक है, 1 मीटर में। और यहाँ पर क्या है? मीटर क्यूब है, यहाँ पर है मीटर क्यूब। तब हम ये 100 को ही 3 बार लिखेंगे, 100 की मल्टीप्लाई 3 बार ही करेंगे, तब ये कितना हो जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये सेंटीमीटर क्यूब है, तब ये सेंटीमीटर स्क्वायर जाएगा पूरा कट, और ये क्यूब कट जाएगा, ठीक है। केवल इधर ऊपर क्या बचेगा? सेंटीमीटर बचेगा। तो एच हमारा क्या हो जाएगा? ये। तो ये देखिएगा, यहाँ का अगर मैं पॉइंट हटा दूँ तब यहाँ पर क्या है? नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा 10। तब ये देखिएगा नीचे 2 जीरो से 2 जीरो गए ये, और 1 जीरो से ये 1 जीरो गया, तो ऊपर कितना बचा? 26 मल्टीप्लाई वही 3 जीरो बचे ऊपर, 1 2 3, और नीचे कितना बचा? 65। ये देखिएगा 13 से जाएगा, 13 पंजे 65, और ये जाएगा 13 दूनी 26, ठीक है। और ये इसको भी काट देंगे हम, 5 दूनी ये 200 बार जाएगा। तो हमारा फाइनली एच, हाइट, इसकी डेप्थ कितनी आ जाएगी? 400 सेंटीमीटर। आंसर किस में दे रखा है? मीटर में दे रखे हैं सारे। तो जब हम मीटर से सेंटीमीटर में गए, तब हमने क्या करी? 100 से मल्टीप्लाई करी। अब सेंटीमीटर से मीटर में जा रहे हैं, तब क्या करेंगे? 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 100 से हम करेंगे डिवाइड, तब ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 4 मीटर। तो हमारा डेप्थ कितनी हो जाएगी? डेप्थ ऑफ वाटर 4 मीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका ठीक हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, ये क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 50, ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद डेटा स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद आएगी रीजनिंग वगैरह, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द पेरीमीटर ऑफ
वन फेस ऑफ अ क्यूब इज 20 सेंटीमीटर, तो इट्स वॉल्यूम मस्ट बी, एक पेरीमीटर दे रखा है वन फेस का। तो अभी पेरीमीटर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था पीछे, आपको ध्यान होगा। तो पेरीमीटर तो आप जानते ही हैं क्या होता है, पेरीमीटर जो होता है वो तो आप लोग जानते हैं। तो देखिएगा मैं यहाँ पर सबसे पहले एक क्यूब बना देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर एक क्यूब बना देता हूँ, ये बन गया एक क्यूब, ठीक है। एक फेस, फेस का मतलब आपने लूडो वगैरह खेला होगा, तो लूडो में आपने देखा होगा उसमें नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 तक नंबर होते हैं। तो मान लो कोई भी एक ले लो, मैंने 3 नंबर ले लिया, तो 3 नंबर वाला जो पूरा होगा फेस, 3 नंबर वाला जो फेस होगा, मान लो ये मैंने 3 नंबर वाला ले लिया लूडो में, इसमें 3 है, ये 3 होते हैं, इस तरह से होते हैं लूडो में। तो इसका जो फेस होगा, ये वाला फेस का जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर कितना है 20 बोल रहा है वो, 20 पेरीमीटर, ठीक है। तो क्यूब आप लोग जानते हैं क्या होता है, अभी तक हमने टैंक पढ़ा, तो टैंक में क्या होता है, टैंक अभी हमने जो पढ़ा टैंक, टैंक में क्या होता है, लेंथ होती है, ब्रीथ होती है और हाइट होती है। लेकिन क्यूब में ये सब चीजें नहीं होती हैं। क्यूब में क्या होता है, यही सब चीजें होती है, लेंथ ब्रीथ हाइट, लेकिन तीनों ही चीजें इक्वल होती हैं। टैंक में ये चीजें इक्वल नहीं होती, तो हम उसको ए से शो करते हैं क्यूब में। क्यूब में किससे करते हैं, सो आप किसी डिफरेंस नंबर से भी से करते हैं। ए ही हाइट होगी उसकी, ए इसकी लेंथ होगी, ए ही होगा जो भी कुछ होगा, ठीक है। ए ही हाइट होगी, ए ही ब्रीथ होगी, ए ही हाइट होगी। मतलब ए का मतलब है अगर 5 सेंटीमीटर उसकी हाइट है तो 5 सेंटीमीटर ही लेंथ होगी और 5 सेंटीमीटर ही ब्रीथ होगी, उसको हम क्यूब बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने लूडो के छक्के में देखा होगा, वो सारी साइड बराबर होती हैं तो वह क्यूब होता है। तो इसमें ये बोला एक फेस का जो है, एक फेस का जो पेरीमीटर है वो कितना है, 20 सेंटीमीटर है। तो एक फेस देख लो, मैंने कोई भी एक फेस चुन लिया, मैंने ये वाला फेस चुन लिया, बाहर वाला ये फेस, ठीक है। ये वाला फेस चुन लेता हूं मैं, इसका पेरीमीटर कितना बोल रहा है 20, तक ये ए होगा, ये वाली साइड भी ए होगी इसकी, ये वाली साइड भी ए होगी, सब ए होती है इसमें, और ये भी ए। तो पेरीमीटर का मतलब अभी मैंने पीछे बताया था आपको, पीछे वाले क्वेश्चन में, पेरीमीटर मतलब सबको ऐड कर दो, जिसका भी एक फेस का पूछ ला तो फेस वाले सारे ऐड कर दो, 1 ए 2 ए 3 ए 4 ए, तब क्या हो जाएंगे 1 ए 2 ए 3 ए 4 ए। क्या बोला है, 4 ए कितने हैं 20, उसका पेरीमीटर कितना है 20, तभी कहते हैं 4a इज इक्वल टू 20। तो हमारे पास a कितना आ जाएगा, a इज इक्वल टू आ जाएगा 20/4, 4 पंजे 20। तो a की वैल्यू होगी 5। हमसे पूछ रहा है इट्स वॉल्यूम मस्ट बी, हमें उसका वॉल्यूम बताना है, इसका हमें वॉल्यूम बताना है, ठीक है, हमें बताना है इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इसका क्या होगा, लेंथ ब्रीथ हाइट होता है क्यूब में, तो क्यूबाइड में, टैंक में, तो इसमें भी, इसमें ए कर दूंगा मैं तीनों बार, ठीक है। इसका वॉल्यूम, क्यूब का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, क्यूब का वॉल्यूम हो जाएगा ए 3 बार ए हो जाएगा, तब ए क्यूब हो जाएगा। उसी तरह से अगर मैं 5 का क्यूब करूंगा तो 5 का क्यूब क्या हो जाएगा 125, 25 25 पंजे 125 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो इस तरह से देखिएगा ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हमारा हो चुका है यहाँ पर 25 क्वेश्चन। अब इसके बाद से हम डाटा वाले करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब स्टार्ट करेंगे हम रीजनिंग, ठीक है। ये 76 से लेके 100 क्वेश्चन तक हैं, ठीक है। ये 25 क्वेश्चन हैं टोटल। तो अगर आपको पीछे के क्वेश्चन समझ में आए हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा इसको, ठीक है। तब हम स्टार्ट करते हैं 76 क्वेश्चन नंबर, ठीक है। तो अब क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। चूज द मिसिंग टर्म आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेट, ठीक है। इसमें से हमें मिसिंग टर्म निकालना है, ये AZ, BY और CX, ये हमें बताना है 14 टर्म क्या होगा इसमें। तो देखिएगा इसमें सीधे सीधे देखा, यहाँ पर A है फर्स्ट वाला, फिर उसके बाद क्या है Z, लास्ट टर्म आ गया है, फिर B, A के बाद B, फिर Z से पीछे Y, इसी तरह C, फिर X। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए D, और नेक्स्ट टर्म क्या आना चाहिए यहाँ पर, X से पहले क्या आएगा W, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा। तब देखिएगा इस क्वेश्चन के लिए हमें थोड़ी अल्फाबेट की मदद लेनी पड़ेगी, तब मैंने ये यहाँ पर लिख लिया है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन है AZ GT MN। तब हमें बताना है यहाँ पर कौन सा टर्म आ गया, यहाँ पर ये मिसिंग नंबर है, यहाँ पर कौन सा टर्म आ गया, और यहाँ पर है बाई B, ठीक है। तो देखिएगा हम यहाँ पर निकालेंगे A के बाद है Z, तो ये तो लास्ट टर्म है, ठीक है, ये फर्स्ट है ये लास्ट है, उसके बाद GT। तब ये कुछ कम्बिनेशन दिख नहीं रहा है, तब हम यहाँ पर देखिएगा A के बाद G कितने के बाद आ रहा है, यहाँ पर A है, और G कितने के बाद आ रहा है, GA है, मतलब 7वें नंबर पर G आ रहा है, ठीक है। उसके बाद G के बाद क्या आ रहा है M,
ये 7वें नंबर पर जी आ रहा है। अब जी के बाद देखते हैं एम, तो एम कितने पर आ रहा है? जी के बाद देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी ये 7वें नंबर पर आ रहा है एम, तब ठीक है, यहाँ पर भी 7, तब ये 7 का ही सीरीज चल रहा है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट लेटर आएगा वो भी 7 के ही बाद आएगा, 7वें नंबर पर आएगा। तब हम फिर से गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 और ये 7, मतलब यहाँ पर हमारा कौन सा लेटर आएगा? पहला एस, यहाँ पर पहला लेटर हमारा आ जाएगा एस। तो वैसे तो देखिएगा इसमें एस से एक ही ऑप्शन है स्टार्टिंग में, तो हमारा ऑप्शन ये वाला थर्ड वाला इसका ठीक है। ठीक है, बाकी हम अगला इसको पूरा कंफर्म भी कर लेते हैं कि ये पूरा ठीक है। अब ये देखिएगा जेड से ये उल्टा आ रहा है, जेड से उल्टा आ रहा है टी, ये जेड है, जेड से उल्टे जाएंगे टी उल्टा आ रहा है, कितने उल्टा आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ये भी 7वें नंबर पर आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये भी 7वें नंबर पर आ रहा है। तो फिर टी के बाद क्या आ रहा है? एन, तो एन देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ये भी उल्टा ही आ रहा है 7वें नंबर पर। ठीक है, अब एन के बाद देखेंगे क्या आएगा यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6 7 जी। ठीक है, एक सेकंड, 1 2 3 4 5 6 7 एच आएगा यहाँ पर, जी नहीं आएगा। ठीक है, जी नहीं एच आएगा 7वें नंबर पर उल्टे से, तब यहाँ पर क्या आ जाएगा? एच। ठीक है, तो एच है, तब हमारा ऑप्शन यहाँ पर कंफर्म हो चुका है। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, चूज द मिसिंग टर्म आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव। ठीक है, हमें इसमें से मिसिंग टर्म निकालना है। ठीक है, तो अब इसमें देखिएगा इसको कैसे करेंगे हम, तब ये देखिए क्वेश्चन होता है। तब इसमें देखिए आपको सिंपल दिख रहा होगा, ओ के बाद पी आ रहा है, जस्ट ओ पी, पी के बाद क्या आता है? क्यू, ओ पी पी क्यू, क्यू के बाद क्या आता है? आर, और आर के बाद क्या आएगा? एस। तो मतलब यहाँ पर जो पहला लेटर होगा वो क्या होगा? एस होना चाहिए। तो हमारा देखिएगा पहला लेटर एस किस में है? पहला लेटर एस 1 में है, 3 में और 4 में, मतलब सेकंड में नहीं है। सेकंड वाला ऑप्शन हमारा सही नहीं हो सकता। ठीक है, सेकंड वाला ऑप्शन हमारा सही नहीं हो सकता। सही है, इससे हमें ये पता चल गया। अब देखिएगा नेक्स्ट देखते हैं, टी, टी के बाद देखिएगा, टी के बाद यू कितने पर आएगा? टी के बाद अगर हम यू देखें, टी और यू में देखें कितना फर्क पड़ रहा है? टी के बाद आता है यू, यू के बाद तुरंत आ रहा है, ठीक है, जस्ट बाद आ रहा है, यू के बाद बी, बी के बाद डब्लू, डब्लू के बाद इधर क्या आना चाहिए? डब्लू के बाद यहाँ पर आना चाहिए एक्स। तो यहाँ पर देखिएगा एक्स किस किस में आ रहा है? एक्स इसमें नहीं आ रहा है, फर्स्ट वाले में, इसमें बाई आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा हमारा। इसमें एक्स आ रहा है, इसमें एक्स आ रहा है, मतलब हमारा थर्ड नंबर का और नंबर 4th का हो सकता है इस टाइम। ठीक है, हमारे पास 2 50-50 हो गया है हमारा। उसके बाद देखिएगा ई एफ, ई, ये ई रहा, ये एफ, ये जी, ये एच, तो यहाँ पर क्या होगा? आई। तो हमारा क्या बचे हो जाएगा? एफ एक्स आई। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चूज द मिसिंग टर्म आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव। हमें मिसिंग टर्म निकालना है इसमें से। ठीक है, तो मैं पहले इसको क्वेश्चन को उतार लेता हूँ यहाँ पर। तब ये क्वेश्चन उतार लिया मैंने। अब देखिए ये सी से एफ में देखिएगा कितना डिफरेंस है। सी के बाद क्या आता है? डी, डी ई, मतलब 2 लेटर आ रहे हैं बीच में। ठीक है, एफ के बाद आई में कितना है? एफ के बाद आई में, एफ के बाद आता है जी और एच, फिर आता है आई। तो आई के बाद इधर क्या आना चाहिए? यहाँ पर क्या आना चाहिए? आई के बाद जे के, तो यहाँ पर आना चाहिए एल, यहाँ पर आना चाहिए एल। अब देखिएगा एल कौन कौन से ऑप्शन में? एल इसमें नहीं है स्टार्टिंग में और इसमें नहीं है, मतलब फर्स्ट और सेकंड नहीं हो सकते, थर्ड और फोर्थ हो सकते हैं, इसमें स्टार्टिंग में एल है। ठीक है, अब देखिएगा एल हो गया। अब अगला देखते हैं, ये ए है, ए के बाद क्या है? डी, तो ए के बाद हो जाएगा ए बी सी, तो बी एंड सी हो गया ये। ठीक है, उसके बाद देखिएगा डी के बाद है जी, तो जी के बाद डी के बाद है जी, तब इसका क्या होना चाहिए? डी के बाद ई एफ, फिर आता है जी, है ना, और फिर जी के बाद क्या होना चाहिए? जी के बाद आ जाएगा, जी के बाद आता है एच आई, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? जे, यहाँ पर होना चाहिए जे। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 से सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें जे है, हमें तीसरा वाला इधर नंबर निकालना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन यहीं पर ठीक हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, मतलब क्वेश्चन नंबर जो 80 है इसका, तो 80 क्वेश्चन नंबर दे रखा है, इसमें भी हमें मिसिंग टर्म निकालना है। ये 5 ही क्वेश्चन, इसमें देखिएगा ये 5 क्वेश्चन अभी तक 80 तक आ गए, इसमें 5 ही क्वेश्चन अल्फाबेट पर आ हुए हैं। ठीक है, तब इस क्वेश्चन में देखिएगा हमें थोड़ी अल्फाबेट की मदद लेना पड़ेगी, मैंने नीचे अल्फाबेट उतार दिए हैं। तब ये है बी। ठीक है, बी के बाद क्या आ रहा है? के, बी के बाद आ रहा है यहाँ पर के आ रहा है अल्टरनेट में। तब ये देखिएगा बी कौन से प्लेस पे है? बी इधर है, बी यहाँ पर, और के कहाँ पर है? के यहाँ पर है। तब बी से के बीच में देखिएगा कितना है? 10 का फैसला है, 10 नंबर पे, 10वें नंबर पर है ये।
10 नंबर के 10वां नंबर है के, ठीक है। और के बाद टी, अगर हम के बाद टी देखें, के बाद टी देखें टी, तब ये भी 10 नंबर दूर है, 11 से 20 पर है, तब ये भी यहाँ पर भी 10 नंबर का फासला है। अब टी से लेके हम देखें टी से लेके यहाँ पर, तो 10वें नंबर पर कौन सा टर्म आ रहा है देखते हैं हम। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 8 9 10, हम उल्टा कर लेते हैं रिवर्स, ठीक है। तो 10वें नंबर पर हमारा क्या रहा है सी, तो यहाँ पर क्या होगा सी, पहला टर्म क्या होगा यहाँ पर सी, तो देखिएगा सी। पहले तो हमें डायरेक्ट ही दिख गया है यहाँ पर कि सेकंड वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि सी से स्टार्टिंग सिर्फ और सिर्फ सेकंड में ही है। हम बाकी के ऑप्शन भी कंफर्म कर लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिएगा ई के बाद क्या रहा है एन, तो ये रहा ई, और एन देखिए कहाँ पर है ये। तब इसके बीच में देखिएगा कितने, ये कौन से नंबर पर है, 5 के बाद 14 देखिएगा कौन से नंबर पर है, ये 9 नंबर पर आ रहा है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10वें नंबर पर ही आ रहा है, ठीक है, ये भी 10वें नंबर पर आ रहा है। उसके बाद एन के बाद देखेंगे हम डब्लू, तो एन के बाद डब्लू देखेंगे, तो एन के बाद डब्लू भी 10वें नंबर पर आ रहा है। तो डब्लू के बाद देखेंगे कौन सा 10वें नंबर पर आ रहा है, देखिएगा 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8 9 10, एफ आ रहा है, मतलब सी एफ, मतलब हमारे 2 ऑप्शन ठीक होगा, मतलब तीसरा भी हमारा ठीक ही होगा। वैसे हमारा इसका ऑप्शन नंबर सी से ही हम पता लगा सकते थे, ठीक है, हमें आगे करने की जरूरत नहीं है। इसमें जितने भी क्वेश्चन आए सारे ही सेम ट्रिक के हैं, इसमें कुछ ज्यादा घुमाकर नहीं पूछा है हमसे अभी तक, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81 है, ठीक है। 81 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, इफ वाइट इज कॉल्ड ब्लू, अगर वाइट ब्लू है, अगर हम वाइट को ब्लू बोलें, ये वाइट है, इसको हम क्या बोल रहे हैं ब्लू बोल रहे हैं, BLUE, ब्लू बोल दिया हमने, और हमने ब्लू को रेड बोल दिया, ब्लू को रेड, ठीक है, इसमें बोला ब्लू इज कॉल्ड रेड, ब्लू को रेड बोल दिया, और रेड को येलो, रेड को हम क्या बोल रहे हैं येलो बोल रहे हैं, ठीक है। उसी तरह येलो को हम क्या बोल रहे हैं, येलो को बोल रहे हैं हम ग्रीन, और ग्रीन को हम बोल रहे हैं ब्लैक, ग्रीन को हमने बोल दिया ब्लैक, और ब्लैक को बोलेंगे हम वायलेट, ब्लैक को बोल रहे हैं हम वायलेट, और वायलेट को क्या बोल रहे हैं हम, वायलेट को बोल रहे हैं ऑरेंज, वायलेट को बोल रहे हैं हम ऑरेंज। तब हमें इसमें क्या बताना है, देखिएगा हमें इसमें बताना है व्हाट वुड बी द कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड। तो ह्यूमन ब्लड का हमारे जो खून का कलर होता है वो क्या होता है, रेड होता है, और इसमें रेड को क्या बोल रहे हैं, रेड को क्या बोल रहे हैं येलो, रेड को येलो बोलना है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो जाएगा येलो। तो इसका क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। उसी की तरह देखिएगा, इसी की तरह सेम ऐसा ही क्वेश्चन है एक और। तो क्वेश्चन देखिए अगला क्या है, अगला क्वेश्चन है इफ रूम इज कॉल्ड बेड, इसमें इन्होंने रूम को इन्होंने बेड बोला है, ठीक है, रूम इज कॉल्ड बेड, और बेड को इन्होंने विंडो बोला है, बेड को इन्होंने विंडो बोला है, ये विंडो हो गई। अब विंडो को इन्होंने फ्लावर बोला है, विंडो को फ्लावर, और फ्लावर को कूलर, फ्लावर को कूलर बोला है। तो हमने ये बताना है कि ऑन व्हाट वुड मैन स्लीप, आदमी मतलब किस पर सोएगा, ठीक है। तो इसमें देखिएगा सोते हम किस पर हैं, नॉर्मली बेड पर सोते हैं, ये तो आप सबको ही पता है बेड पर सोते हैं। हम रूम में तो सोएंगे लेकिन बेड के ऊपर सोएंगे ना, ऑन पूछा है ना। तो बेड का मतलब बेड का मतलब क्या बोल रहा है, ये विंडो। तो हमारा आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, विंडो आंसर होगा हमारा, ठीक है, हमारा आंसर होगा विंडो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा इसका सब इजी है ये सारे ना। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 83 होना चाहिए जहाँ तक है इसका, मेरे ख्याल से एक सेकंड रुकिएगा, ये 83 है ना, 82, हाँ 83 है ये इसका, वो मुझे पूरा हमको आ नहीं पाया, ज़्यादा लेंथ ही हो रहा था वो, ठीक है। तो 83 में है, अ वुमेन इंट्रोड्यूस अ मैन,
ठीक है, एक औरत एक इंट्रोड्यूस कर रही है आदमी को, अ मैन एज द सन ऑफ ब्रदर ऑफ हर मदर। ठीक है, ही हाउ इज मैन रिलेटेड टू वुमेन। ठीक है, एक वुमेन है तो वो बता रही है एक आदमी के लिए, जैसे कि एक ये वुमेन है, ये है वुमेन, और एक ये है मैन। तो मान लो इस लेडी ने, ठीक है, ये है मैन, तो अब इस लेडी ने, ये लेडी, ये वाली लेडी इसको इंट्रोड्यूस कर रही है, इसके बारे में बोल रही है। ठीक है, ये लेडीज इसके बारे में बोल रही है। अब क्या बोल रही है इसके बारे में? एज अ वुमन इंट्रोड्यूस अ मैन एज द सन ऑफ द ब्रदर ऑफ हर मदर। ठीक है, ये जो आदमी है, ये कौन है? सन है। किसका सन है? ऑफ ब्रदर ऑफ हर मदर, उसकी माँ के भाई का बेटा। तो इसकी माँ, तो मैं पहले इसकी माँ बना देता हूँ मदर, इनकी मदर हो गई है, ये मदर है, ये इनकी बेबी हो गई। ठीक है, बेटी हो गई इनकी मदर। ठीक है, ये मदर है, ये इनकी बेटी हो गई। तो इनकी मदर के कोई भाई भी होंगे, तो ये इनके ब्रदर लिख देता हूँ। मतलब ब्रदर कहाँ है? इनके भाई। तो ब्रदर ये हो गए, तो इनके ब्रदर हो गए माँ के भाई। तो ये इस लड़की के तो मामा हुए, है ना। तब क्या बोला? अ मैन इज द सन ऑफ ब्रदर ऑफ हर मदर। तो ये जो आदमी है वो इसकी माँ के भाई का बेटा है, ये ब्रदर का भाई है, ये ब्रदर का बेटा है। तब ये दोनों, हाउ इज मैन रिलेटेड टू वुमेन, तब वुमेन और ये मैन आपस में क्या होंगे? ये होंगे आपस में ममेरे भाई बहन। ठीक है, अगर ये ममेरा भाई होगा इस आदमी का, ये ममेरा भाई होगा, और ये इसका क्या होगा? ये इसका हो जाएगा मौसी का, ये इसका हो जाएगा मौसी का। तब ये दोनों आपस में क्या होंगे? कजिन होंगे। ठीक है, ये होंगे आपस में कजिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एक्स इज द ब्रदर ऑफ सन ऑफ बाई सन, हाउ इज एक्स रिलेटेड टू बाई। ठीक है, जो एक्स है, एक्स इज द ब्रदर, एक्स क्या भाई है? किसका भाई है? ऑफ द सन ऑफ बाई सन। सन मतलब बेटा, किसके? बाई के बेटे का बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पहले बाई लिखूंगा, यहाँ पर बाई, फिर इसका क्या है? ये बेटा, ये सन है बाई का, फिर इसका भी बेटा, इसका भी सन। ठीक है, एक्स इज द ब्रदर ऑफ सन ऑफ बाई सन। तो ये एक्स है जो इसका भाई है, इसका भाई है, ये दोनों आपस में क्या है? ब्रदर हैं। एक और यहाँ पर लिखता हूँ ब्रदर है, ये कौन है? एक्स है, ये ब्रदर है इसका। ठीक है, सन का, इसका, ये दोनों भाई हैं आपस में। ये सन, जो ये एक्स है जो इसका सन का भाई है। ठीक है, तो ये दोनों आपस में भाई हो गए। तब हमें क्या बताना है? एक्स रिलेटेड टू बाई। एक्स और बाई आपस में क्या रिलेटेड होंगे? तो एक्स और बाई आपस में क्या है? ब्रदर है, क्योंकि ये सन है तो ये डाउटर तो हो नहीं सकता, तो ये तो ब्रदर पहले ही दे रखा, तो ये आपस में क्या होंगे? सन होंगे। नहीं, एक्स और बाई पूछा है, सॉरी, एक्स और बाई, तो बाई तो हमारे ये है ना, तो एक्स और बाई का रिलेशन हो जाए तो इसका ब्रदर नहीं होगा। ठीक है, तो बाई और एक्स का क्या होगा? सीधे सीधे दिख रहा है हमें, क्या दिख रहा है? ग्रैंड सन है, एक्स और बाई का ग्रैंड सन दिख रहा है हमें। ठीक है, ये दादा ही होंगे ना इसके, तब इसका ये ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। ये सारे रीजनिंग में इजी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85 से 89 तक 5 क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85 से क्वेश्चन नंबर 89 तक 5 क्वेश्चन है इसमें। ये कंप्रीहेंशन से दे रखे हैं। ठीक है, कंप्रीहेंशन करके दे रखे हैं क्वेश्चन, तब हमें इसमें बताना है। ठीक है, इसको पढ़ना है और इससे हमें 5 के आंसर देना है। तब हमें बताना है, इन अ स्कूल देयर वर 5 टीचर। वहाँ पर 5 टीचर्स हैं स्कूल में। ठीक है, ए और बी वर टीचिंग हिंदी एंड इंग्लिश। ठीक है, ए और बी क्या है? हिंदी और इंग्लिश पढ़ाते हैं। तब मेनली देख लीजिएगा, ए, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ए, और ये रहे बी। ठीक है, ये दोनों क्या पढ़ाते हैं? हिंदी एंड इंग्लिश। तब ये दोनों ही हिंदी और इंग्लिश पढ़ाते हैं। ये हिंदी पढ़ाते हैं, ये हिंदी पढ़ाते हैं और इंग्लिश भी पढ़ाते हैं। ठीक है, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ाते हैं। उसी की तरह ये बी हैं, तो ये बी भी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही पढ़ाते हैं। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश पढ़ाते हैं ये दोनों लोग। ठीक है, अगला देखिएगा क्या बोला है, सी एंड बी बर टीचिंग इंग्लिश एंड ज्योग्राफी। तो सी हम यहाँ पर जोड़ ले रहे हैं। ठीक है, हमने सी यहाँ पर जोड़ लिए, तो सी क्या पढ़ा रहे हैं? सी पढ़ा रहे हैं इंग्लिश एंड ज्योग्राफी। तो सी पढ़ा रहे हैं इंग्लिश
एंड ज्योग्राफी। अब बी भी यही दोनों पढ़ाएंगे, तो बी इंग्लिश तो ऑलरेडी पढ़ा ही रहे हैं, तो बी में क्या और हो जाएगा, बी में हम ऐड कर देंगे ज्योग्राफी और पढ़ा रहे हैं बी बस, ठीक है ना। बी इंग्लिश तो ऑलरेडी पढ़ा ही रहे हैं, तो हम ज्योग्राफी बस इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे इनके लिए। अगला बोला है ये डी एंड ए बट टीचिंग मैथमेटिक्स एंड हिंदी। तो डी, ये रहे डी क्या पढ़ा रहे हैं, मैथमेटिक्स एंड हिंदी, ठीक है। तो पहले हम इनका हिंदी लिख लेते हैं, उसके बाद इनका मैथमेटिक्स लिखेंगे हम, ठीक है। अब इनका हम मैथमेटिक्स लिख लेते हैं। तो डी हिंदी और मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, वहीं पर ए क्या पढ़ा रहे हैं, ए भी हिंदी और मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे। तो ए ऑलरेडी हिंदी पढ़ा ही रहे हैं, तो इनको क्या बोल देंगे, ये इनके में मैथमेटिक्स और जोड़ देंगे, ठीक है। इनके में मैथमेटिक्स और जुड़ जाएगा। आखिर में है ई एंड बी बाय टीचिंग हिस्ट्री एंड फ्रेंच। तो ई, ठीक है, हम ले लेंगे अब ई को। ई क्या पढ़ा रहे हैं, हिस्ट्री एंड फ्रेंच। तो ये हो गया इनका हिस्ट्री और ये हो गया इनका फ्रेंच। और तो यही सब चीजें बी भी पढ़ा रहे हैं, यही सब चीजें बी भी पढ़ा रहे हैं, तो बी भी हिस्ट्री एंड फ्रेंच पढ़ाएंगे। हिस्ट्री और ये क्या पढ़ाएंगे, फ्रेंच भी पढ़ाएंगे, ठीक है। तब ये हमारा क्या हो चुका है, ये हमारा बन चुका है, ठीक है, ये हमारा बन चुका है। अब हम इससे रिलेटेड इसके क्वेश्चंस के आंसर देंगे, 5 क्वेश्चंस के, ठीक है। तब ये देखिएगा मैंने क्वेश्चंस यहाँ पर लिख लिए हैं। तब 85 वाला क्वेश्चन है। 85 वाला क्वेश्चन बोल रहा है हु अमंग द टीचर वाज टीचिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्जेक्ट। मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्जेक्ट कौन पढ़ा है, तो बी है, बी है जो मैक्सिमम नंबर, ये 5 सब्जेक्ट पढ़ा रहा है बी, है ना, बी से ज़्यादा कोई नहीं पढ़ा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर वाज टीचिंग बोथ ज्योग्राफी एंड हिंदी। कौन सा पेयर ऐसा है जो ज्योग्राफी और हिंदी दोनों पढ़ा रहा हो। तो पहले हम देखेंगे ज्योग्राफी और हिंदी कौन कौन पढ़ा रहा है। तो ज्योग्राफी और हिंदी बी पढ़ा रहा है, ठीक है, ज्योग्राफी और हिंदी कौन पढ़ा रहा है, बी, ठीक है। उसके अलावा ज्योग्राफी और हिंदी कौन पढ़ा रहा है, ज्योग्राफी और इंग्लिश पढ़ा रहा है, बाकी का कोई नहीं पढ़ा रहा है, बी के अलावा कोई। तो पेयर तो इसमें कोई भी नहीं है जो कि ज्योग्राफी और हिंदी पढ़ा रहा हो। तब इसका आंसर होएगा बी, इसका आंसर होगा नन ऑफ दिस, ठीक है। नहीं, एक सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर बोथ ज्योग्राफी एंड हिंदी। अच्छा, ज्योग्राफी और हिंदी दोनों, हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस, ठीक है, ठीक है जी। तो इसका नन ऑफ दिस हो जाएगा, इसमें कोई भी ऐसा पेयर नहीं है जो कि हिंदी एंड ज्योग्राफी दोनों पढ़ा रहा हो एक साथ, ठीक है। हिंदी भी अलग पढ़ा रहा है, ज्योग्राफी वाला भी अलग पढ़ा रहा है, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है मोर देन 2 टीचर्स बट टीचिंग विच सब्जेक्ट। 2 टीचर से ज्यादा कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, ठीक है। मोर देन 2 टीचर्स बट टीचिंग, एक सब्जेक्ट को 2 से ज्यादा टीचर्स कौन से पढ़ा रहे हैं। तो देखिएगा इसमें ज्योग्राफी को तो 2 लोग पढ़ा रहे हैं ना, हिस्ट्री को भी 2 लोग पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश को 3 लोग पढ़ा रहे हैं, हिंदी को भी 3 लोग पढ़ा रहे हैं, मैथ को भी 2 पढ़ा रहे हैं। तो इंग्लिश और हिंदी ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनको 2 से ज्यादा लोग पढ़ा रहे हैं। तो ऑप्शन में देखिएगा हमारा हिस्ट्री, फ्रेंच, ज्योग्राफी, हिंदी है, इंग्लिश नहीं है, क्योंकि इंग्लिश को भी 3 लोग पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश को भी 3 लोग पढ़ा रहे हैं। तब ये इसका ऑप्शन नंबर हिंदी हो जाएगा, क्योंकि इंग्लिश उसमें दिया ही नहीं है, तब हम हिंदी लगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है DBA बाय टीचिंग विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। DBA, बी और ए कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, DBA हिंदी भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है, हिंदी, ठीक है। तो हिंदी ओनली पढ़ा रहे हैं ये, DBA जो है वो कि हिंदी केवल पढ़ा रहे हैं, जो कि कॉमन है, बाकी कोई भी इसमें कॉमन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 है। क्वेश्चन नंबर 89 है हु अमंग द टीचर्स बाय टीचिंग लेस देन 2 सब्जेक्ट। ऐसा कौन सा टीचर है जो कि 2 सब्जेक्ट से कम पढ़ा रहा हो। तो 2 सब्जेक्ट से कम देखते हैं कौन सा टीचर पढ़ा रहा है। तो ई भी 2 पढ़ा रहा है, सारे ही 2 पढ़ा रहे हैं, 2 से कम तो कोई पढ़ा ही नहीं रहा है। तब इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 4। देयर इज नो सच टीचर बी टीचिंग लेस देन 2 सब्जेक्ट, ठीक है। सारों के पास 2-2 सब्जेक्ट हैं ना, सारों के पास 2-2 सब्जेक्ट हमें दिख रहे हैं, 2 से ज्यादा ही है, 2 से कम नहीं है, हमें लेस देन पूछा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 से 94 तक, ठीक है। ये भी 5 क्वेश्चन है, ये भी कंप्रीहेंशन बेस्ड है, ठीक है। तब हमें इसमें भी कंप्रीहेंशन करके बताना है, ठीक है। तब हमें बताना है ये
5 6 7 लोग हैं ये, सॉरी, ठीक है, ABCDEFG, ठीक है, आर सिटिंग ऑन दी वॉल, एक ही दीवार पर बैठे, ऑल ऑफ देम आर फेसिंग ईस्ट, ये सारे ही लोग ईस्ट की तरफ को मुंह कर कर बैठे हैं, ठीक है, ईस्ट। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर क्या बना लेंगे, दिशा लिख लेंगे, ठीक है, हम यहाँ पर सबसे पहले डायरेक्शन लिख लेंगे। तो ये ईस्ट मान लिया मैंने, ये मान लिया ईस्ट। तो ये जितने भी बंदे हैं, ये मान लो 7 बंदे हैं, तो मैं यहाँ पर 7 बंदे बना देता हूँ। तो ये 7 ही बंदे इस तरफ ईस्ट की तरफ को मुंह करे होंगे, है ना, ये 7 ही बंदे ईस्ट की तरफ को मुंह करें, इनका मुंह यहाँ पर है, तो इनका जो राइट हैंड है वो ये वाला होगा और लेफ्ट हैंड है उनका ये वाला होगा, सारों का ही, ठीक है, राइट इधर लेफ्ट इधर। तो उसके अलावा देखिएगा, अच्छा इसको अगर मैं थोड़ा सा सीधा बना दूँ तब आपके लिए और इजी रहेगा, है ना, तब आप लोगों के लिए और इजी रहेगा। मैं इसको सीधा ही बना देता हूँ, तब क्या है ना, स्क्रीन में आप जिस तरह से देख रहे होंगे आपको उसी तरह से दिख जाएगा। तो मैंने ईस्ट कहाँ ले लिया, मैंने ईस्ट ले लिया यहाँ पर, मैंने ईस्ट ले लिया यहाँ पर। अब 7 बंदे यहाँ पर बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। जब ईस्ट यहाँ पर होगा तो वेस्ट तो यहाँ पर होगा कंफर्म, जब ईस्ट यहाँ पर होगा तब वेस्ट तो कंफर्म यहाँ पर होगा ही होगा, एंड नॉर्थ यहाँ पर होगा, नॉर्थ यहाँ पर होगा, एंड साउथ यहाँ पर होगा, ठीक है, साउथ यहाँ पर होगा, नॉर्थ यहाँ पर होगा। तब ये सारे हमने इस तरह से देखे, ठीक है। तब इनका देखिएगा, लेफ्ट ये वाला हाथ होगा, राइट यहाँ पर, अपना जो आपका लेफ्ट राइट है वही इनका होगा, ठीक है। मैं ये इसको इस कंडीशन में बना चुके हैं हम, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में बता रहा है कि C इज ऑन इमीडिएट राइट ऑफ D, तो C है वो D के राइट में बैठा है, ये है, ठीक है। तो D अगर यहाँ बैठा है मान लो, तो C तो उसके कंफर्म में है, तो इन दोनों की पोजीशन बिल्कुल ये फिक्स हो गई, ये इनकी पोजीशन ये फिक्स हो गई है। हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। D है जो C के राइट में बैठा है, ठीक है, जो C है इमीडिएट राइट ऑफ D, ठीक है। B इज एन एक्सट्रीमली एंड E इज हिज नाइबर, अच्छा B है वो एक्सट्रीम एंड पर है, ठीक है। B या तो फिर इस वाले एंड पर है, B या तो फिर इस वाले एंड पर है, या तो फिर B इस वाले एंड पर है, इन दोनों में से किसी पर है B, ठीक है। और उसका नाइबर E है, अगर B यहाँ पर होगा तो उसका नाइबर E यहाँ पर होगा, तो इसमें कहाँ पर होगा उसका नाइबर E, उसका नाइबर E यहाँ पर होगा, ठीक है। तो ये हमारी कंडीशन, ये अभी हमने किसी की कंडीशन यहाँ पर अभी वो नहीं है, हमने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कंडीशन बनाई है जितनी पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। तो ये हमारी ये 3 स्टेटमेंट कंप्लीट हो चुके हैं। अब है G इज बिटवीन E एंड F, तो G है तो G E और F के बीच में बैठा है, तो ये इस तरह से ही बैठ सकता है, ठीक है। F इधर भी हो सकता है, E इधर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। नेक्स्ट में तो देखिएगा, इन दोनों कंडीशन में से हम एक लेंगे, और ये D और C की हमारी यहाँ पर फिक्स चल रही है, ठीक है, हमारे, और E और B की हमारी यहाँ पर चल रही है, ठीक है। अगला है D इज सिटिंग थर्ड फ्रॉम द साउथ एंड, साउथ एंड से थर्ड पर बैठा, तो साउथ एंड ये है, इससे थर्ड पर क्या होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो D की पोजीशन ये हो गई। D की पोजीशन जब ये होगी तो C तो इसके राइट में है, तो C की कंफर्म ये होगी। तब यहाँ से B और E दोनों ही फ्लॉप होगा, तो B और E जब फ्लॉप होगा तो B और E यहाँ पर आएंगे, हमारी पॉसिबिलिटीज B और E की यहाँ पर ठीक हो जाएगी, ठीक है। B और E यहाँ पर बैठेंगे कंफर्म। अच्छा, अब हमें क्या बताना है, जो G है वो E और F के बीच में बैठा है, तो E तो ये रहा, तो G यहाँ पर आ जाएगा, F यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि ये इसके बीच में बैठा है ना। और बचा क्या हमारा, A बचा, तो A यहाँ पर आ जाएगा हमारा, ठीक है, A हमारा यहाँ पर आएगा। तो हमारी ये कंडीशन बन गई है। अब हम इस कंडीशन को वहाँ पर उतारेंगे, ठीक है, और हम इसका आंसर देंगे, ठीक है। बाकी का ये जो मैं जितना भी है ये बाकी का मैं इसको मिटा देता हूँ, और हम इसका आंसर देंगे मैं 5 क्वेश्चन का, ठीक है। तब देखिएगा मैंने ये 5 क्वेश्चन यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है। तो इनकी पोजीशन तो आपको पता ही होगी, ये इन लोगों का लेफ्ट हैंड होगा जो आपका है, ये इन लोगों का लेफ्ट हैंड होगा, ये इन लोगों का राइट हैंड होगा, ठीक है। सिंपली जो आप लोगों का है वो इन लोगों का होगा, ठीक है। अब देखते हैं, हु इज सिटिंग टू दी राइट ऑफ E, E के राइट में कौन बैठा है, तो E के राइट में ये है, इसके राइट में कौन है, G बैठा है, G E के राइट में बैठा है G, तो ही इज राइट ऑफ E, तो E के राइट में G बैठा है, तो इसमें तो है ही नहीं, तो नन ऑफ दिस, ऊपर में से कोई है ही नहीं, ADC, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा E, नन ऑफ दिस, ठीक है। उसके बाद 90 के बाद 91 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पीपल सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड, एक्सट्रीम एंड पर कौन कौन सा पेयर बैठा है, तो B और A,
ठीक है, बी और ए वाला बैठा तो ए और बी वाला पेयर बैठा है। ये देखिएगा यहाँ पर एंड पर बी है और यहाँ पर ए है जो बिल्कुल आखिर में बैठे हैं, तो बी और ए। ठीक है, उसके अलावा 92 है, नेम द पर्सन हु शुड चेंज फेज विथ सी। अगर वो सी के साथ करेगा तो सच डैट ही गेट द थर्ड प्लेस फ्रॉम द नॉर्थ एंड, तो वो नॉर्थ एंड से थर्ड प्लेस पाएगा। तो देखिएगा ये तो हमारा साउथ एंड था और ये हमारा नॉर्थ एंड है ना। तो हमें क्या बोल रहा है वो, अगर नेम द पर्सन हु इज चेंज प्लेस विथ सी, अगर वो सी से प्लेस कर रहा है चेंज, तो सच डैट गेट द थर्ड प्लेस फ्रॉम द नॉर्थ एंड, तो सी को थर्ड प्लेस मिलेगा नॉर्थ एंड से। तो वो कौन सा पर्सन है, जी पर्सन है। नंबर कौन सा है वो, जी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड, जी है जो कि नॉर्थ से थर्ड में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93 है, इमीडिएटली बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पीपल इज डी इज सिटिंग। तो डी किसके बीच में बैठा हुआ है, डी है एफ और सी के बीच में बैठा हुआ है डी। ठीक है, डी एफ और सी के बीच में बैठा, तो इसका आंसर नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, डी जो बैठा है एफ और सी के बीच में बैठा है, सही है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द कंडीशन 1 to 5, 1 से लेके 5 कंडीशन तक, जो हमने अभी पीछे कंडीशन से ये डायग्राम बनाया था ऊपर वाला, ये गिवन एवं इज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द प्लेस इन विच ए इज सिटिंग। कौन सी कंडीशन ऐसी है 1 से लेके 5 तक जो कि रिक्वायर्ड नहीं है टू फाइंड आउट द प्लेस इन विच ए इज सिटिंग। ठीक है, हमें ये बताने की कौन सी कंडीशन है 1 से लेके 5 तक जो कि रिक्वायर्ड नहीं है प्लेस ए के लिए। ठीक है, तो हम पहले कंडीशन पढ़ते हैं। ठीक, हाँ, तो ये कंडीशन के अकॉर्डिंग देखिएगा, जब तक हमें ये नहीं पता होगा ए बी सी डी ई एफ जी एच जो कि ईस्ट की तरफ मूव कर हुए हैं, तब तक हम इसका डायग्राम इजीली नहीं बना पाएंगे। नॉर्थ और साउथ एंड भी हमें देखना थे ना, तो हमें ये नहीं पता ईस्ट की तरफ मूव करें या वेस्ट की, तो ये वाली कंडीशन सफिशिएंट होगी ए के लिए, कि ए की पोजीशन के लिए। ठीक है, अगला है सी इज ऑन इमीडिएट राइट ऑफ डी। जब तक सी और डी की पोजीशन हमें नहीं मिलती, जब तक तो हमारा डायग्राम ही नहीं बनता, क्योंकि डी और सी से ही हमारा डायग्राम बना है, तो ये वाली कंडीशन भी सफिशिएंट है ए के लिए। ठीक है, और बी इज एन एक्सट्रीमली एंड ई इज नाइबर। जब तक बी और ई ये नाइबर नहीं दिया होता है इनका, जब तक हम जी और एफ और डी नहीं निकाल पाते, है ना, क्योंकि जी एफ डी तो हमने ई के बेसिस पर ही रखा है ना यहाँ पर। तो ई जब तक नाइबर नहीं दिया होता, तो ये वाली कंडीशन भी है। और जी इज बिटवीन ई एंड एफ, और जब तक जी बिटवीन ई और एफ नहीं दे सकते, जब तक हम ई एफ और जी की भी कंडीशन नहीं निकाल पाते, है ना। और अगला है डी इज सिटिंग थर्ड फ्रॉम द साउथ एंड। ठीक है, अगला बोला है डी है जो सिटिंग है थर्ड फ्रॉम द साउथ एंड, तो डी थर्ड, जब तक डी की पोजीशन नहीं होगी तो इसी से तो पूरा डायग्राम ही बना है। तो हमें सारी ही कंडीशन ई के लिए सफिशिएंट है। ठीक है, ए के लिए सारी ही कंडीशन सफिशिएंट है, तो इसका आंसर होना चाहिए और 4, ऑल आर रिक्वायर्ड। ठीक है, तो इसका आंसर नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आशीष इज हैवियर देन गोविंद। हैवियर, ठीक है, इससे ये हैवी है, आशीष गोविंद हैवी है, तो मैं आशीष को क्या करूँगा, मैं आशीष को ऊपर लिखूंगा और गोविंद को मैं नीचे लिखूंगा, गोविंद को नीचे लिखूंगा। मोहित इज लाइटर देन जैक, तो मोहित है वो जैक से लाइटर है, तो जैक ऊपर लिखूंगा और मोहित नीचे लिखूंगा, क्योंकि मोहित क्या है, लाइट है, मोहित जैक से लाइट है, हल्का है। ठीक है, अगला देखिएगा, अगला क्या है, पवन इज हैवियर देन जैक। पवन है जो हैवियर देन जैक से, तब पवन आएगा इसके ऊपर आएगा जैक के, है ना। और आगे बोल रहा है बट लाइटर देन गोविंद, लेकिन गोविंद तो छोटा है। ठीक है, तब पवन यहाँ आएगा, पवन यहाँ भी आएगा, तो पवन यहाँ आएगा तो जैक इसके नीचे ही आएगा पक्का, और मोहित भी इसके नीचे ही आएगा, है ना। तो ये हमें क्या मिल गया, क्लू मिल गया। तो हमें क्या बताना है, हु अमॉन्ग देम इज हैवियर, इनमें से हैवियर कौन है, तो फाइनली आशीष ही हैवियर, आशीष से ऊपर कोई है ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुणे इज बिगर देन झांसी। तो पुणे झांसी से बड़ा है, तो इसमें भी हम इसी तरह से लिख लेंगे, यहाँ पर हम पुणे लिख लेंगे, यहाँ पर हम झांसी लिख देंगे। झांसी क्या है, झांसी छोटा बैठ रहा है पुणे के आगे, तो पुणे लिख गया, यहाँ पर झांसी। ठीक है, अगला बोल रहा है सीतापुर इज बिगर देन चित्तौड़। तो सीतापुर मैं यहाँ लिख देता हूँ, सीतापुर यहाँ आ जाएगा और चित्तौड़ यहाँ आ जाएगा। ठीक है, सीतापुर यहाँ आ जाएगा और चित्तौड़ यहाँ आ जाएगा। अब क्या बोल रहा है ये, राजगढ़ इज नॉट बिगर झांसी। राजगढ़ है जो झांसी के बराबर नहीं है, तो झांसी से छोटा है, तो राजगढ़ यहाँ आ जाएगा, राजगढ़ यहाँ आ जाएगा। उसी के बाद बोल रहा है कि बट
इज बिगर देन सीतापुर, लेकिन ये राजगढ़ ये सीतापुर से तो बड़ा है, तो सीतापुर इधर कहाँ आएगा, नीचे ही आएगा यहाँ पर। तो सीतापुर जब यहाँ आएगा तो चित्तौड़ यहाँ आएगा। तो हमें क्या बताना है, विच इज स्मॉलेस्ट, तो स्मॉलेस्ट हमारा फाइनली दिख रहा है हमें, सिंपली चित्तौड़ है, तो इसका भी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम करेक्टली रिप्रेजेंट एलिफेंट, वॉल्फ एंड एनिमल। तो एलिफेंट, वॉल्फ, एनिमल को कौन सा ऐसा डायग्राम है इसमें जो शो करा है, देखो एलिफेंट हाथी, वॉल्फ भेड़िया और एनिमल ये जानवर। तो एनिमल के अंदर ही आते हैं ये दोनों, एलिफेंट और वॉल्फ। ठीक है, हाथी और भेड़िया एनिमल के अंदर ही आते हैं। तो ये देखिएगा ये हो गया एनिमल, बड़ा वाला सर्कल हो गया एनिमल, इसके अंदर ये जानवर है, ये हो गया एलिफेंट, ये हो गया वॉल्फ। ठीक है, तो ये सब आएगा, तो इसका इजीली यही आंसर हो जाएगा, सिंपल था ये भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ सर्टेन कोड 37 मीन्स विच क्लास, विच क्लास। तो 37 का जो मतलब है, 37 का मतलब है विच क्लास। ठीक है, विच क्लास। और 583 का क्या मतलब है, कास्ट एंड क्लास, कास्ट एंड क्लास है इसका मतलब। ठीक है, एक सेकंड, कास्ट एंड क्लास है इसका मतलब। तब देखिएगा व्हाट इज द कोड ऑफ कास्ट, कास्ट का कोड बताना है हमें। ठीक है, कास्ट का कोड का, तब इसमें देखोगे ये 3 इसमें भी है, इसमें भी है, 3 दोनों में है। और इसमें देखिएगा इसमें क्लास है, इसमें भी क्लास है, तो 3 कॉमन सा बैठ रहा है, तो इसका मतलब ये तो कंफर्म हो गया जो 3 कोड है वो क्लास का है, जो 3 कोड है वो क्लास का है, क्योंकि ये देखिएगा कॉमन है, 3 7 है तो विच क्लास, तो 3 इसमें कॉमन है तो इसमें क्लास होगा। ठीक है, और 3 इसमें भी है तब क्लास का 3 हो जाएगा। तो हमें बताना है कास्ट का क्या हुआ, तो कास्ट में देखिएगा इसमें 2 हैं, 5 और 8, बाकी 5 और 8 कहीं पर क्लियर नहीं हो रहा, तो 5 और 8 में से ही कोई होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 वाला, एदर 5 और 8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका देखिएगा ये लॉजिकल रीजनिंग का लास्ट क्वेश्चन है। इसको फिगर को है आप पढ़ लीजिए, वरना इसका डायरेक्ट आंसर निकाल लेते हैं, हमको इसमें वो नहीं है, पढ़ने से तो हमारा टाइम बर्बाद होगा, हमें दिख रहा है इसके जैसा ही हमें आंसर लाना है। तब ये देखिएगा ये सबसे पहले क्या है, इन्होंने एक रेक्टेंगल लिया है, सबसे पहले रेक्टेंगल लिया है, फिर इसके अंदर ये सर्कल ट्रायंगल बना दिया है, फिर दूसरे में क्या करा है, ट्रायंगल ले लिया है, उसके अंदर रेक्टेंगल बनाया है, वो भी शेडेड वाला। अगले में फिर से इन्होंने रेक्टेंगल लिया है, अब इन्होंने ट्रायंगल क्या कर दिया, उल्टा कर दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट में तब क्या होना चाहिए, नेक्स्ट में ट्रायंगल उल्टा होना चाहिए, तो ट्रायंगल उल्टा, तो ट्रायंगल उल्टा देखिए किस किस में, इसमें ट्रायंगल उल्टा है, इसमें ट्रायंगल उल्टा है इसमें, और ये क्या होना चाहिए अंदर, स्क्वायर होना चाहिए। अब वो भी कौन सा होना चाहिए, शेडेड, तो स्क्वायर शेडेड किस में है, देखो इसके अंदर ट्रायंगल है, ये नहीं होगा, इसके अंदर स्क्वायर है लेकिन शेडेड नहीं है, ये नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, ये होगा शेडेड वाला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो अब आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम करते हैं, जो कि हमने डेटा वाले छोड़े थे। तो ये हमारे 100 क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग के हो चुके हैं, मतलब 100 तक हो चुके हैं। ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग हमारा हो चुका है।